कहानी की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड मेरी से, जो एक जॉब इंटरव्यू के लिए आई होती है। वो कॉन्फिडेंटली अपना प्रेजेंटेशन सबके सामने समझा रही होती है, लेकिन इंटरव्यूअर उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे होते। वे बार बार मेरी की अपीयरेंस को लेकर उसे इंसल्ट करते हैं। गुस्से में मेरी कहती है उसे ये नौकरी नहीं चाहिए। दोनों के बीच बहस हो जाती है, जिसे बाहर बैठे लोग भी सुन लेते हैं। बाद में मेरी अपनी असिस्टेंट सोंग से बात करती है और कहती है कि अब सिर्फ वही उसकी एकमात्र एम्प्लॉय है, लेकिन वो उसे सैलरी जरूर देगी। तभी उन्हें एक कैफे प्रोजेक्ट मिलता है, पर क्लाइंट पहले उनका काम देखना चाहता है। मेरी सोंग से कहती है कि वो इस प्रोजेक्ट पर फोकस करे। मेरी एक प्रिंट शॉप जाती है, जहां वो अपने डिजाइन का लोगो बनवा रही होती है। इसके बाद वो एक रिंग शॉप में जाकर अपनी वेडिंग रिंग खरीदती है। असल में मेरी की जल्द ही शादी होने वाली होती है उसके बॉयफ्रेंड किम वूजो से, जिसके साथ उसका 5 साल का रिश्ता होता है। दोनों का रजिस्टर्ड मैरिज भी हो चुका होता है। मेरी शादी की सारी तैयारियों की लिस्ट बना रही होती है। वेडिंग वेन्यू, ड्रेस, हनीमून तक सब तय कर चुकी होती है। वो वूजो को कॉल करके सब बताना चाहती है, लेकिन उस समय वूजो अपनी एक दूसरी गर्लफ्रेंड जेनी के साथ इंटीमेट होता है और मेरी की कॉल्स इग्नोर कर देता है। बाद में वो सिर्फ एक मैसेज भेज देता है कि वो बिजी है। कॉल न उठने से मायूस मेरी सड़क पर चलती है और एक टेडी कॉस्ट्यूम पहने शख्स से टकरा जाती है। उसके बाद वो अपने और वूजो के नए फ्लैट में सामान अनपैक करती है, जिसका डाउन पेमेंट उसकी माँ ने किया था। मेरी अपनी माँ से कहती है कि वूजो की माँ शादी के खर्चे बहुत बढ़ा रही है। उसकी माँ समझाती है कि वूजो का परिवार हाई क्लास है, इसलिए वैसे ही शादी करनी पड़ेगी। मेरी शिकायत करती है कि सारी जिम्मेदारी उसी पर है और वूजो कुछ मदद नहीं कर रहा। जब वो बेडरूम में जाती है तो उसे तकिए पर किसी और का बाल और जमीन पर एक ईयररिंग मिलती है। अगले सीन में दोनों कैफे में होते हैं। मेरी पूछती है कि जेनी कौन है जिसने उसकी इंस्टाग्राम फोटोज पर सारे लाइक्स दिए हैं। वूजो कहता है वो मेरी फ्रेंड है। मेरी वो ईयररिंग दिखाकर पूछती है कि ये उनके कमरे में कैसे आई। वूजो टालने की कोशिश करता है, लेकिन मेरी साबित कर देती है कि वो ईयररिंग जेनी की है। फंसने पर वूजो माफी मांगता है और कहता है कि जेनी सिर्फ एक फ्लिंग थी, पर मेरी उस पर भरोसा नहीं करती। तभी वूजो के फोन पर जेनी का मैसेज और फोटो आती है। वो फोन छिपाने लगता है, पर मेरी उसे पकड़ लेती है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि कैफे के सारे लोग देखने लगते हैं। वूजो गुस्से में मेरी का फोन तोड़ देता है और गलती से उसके हाथ पर चोट भी लग जाती है। रोते हुए मेरी कहती है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है और उसके माँ से लिए पैसे भी वापस करेगी। जाते जाते वो उसके चेहरे पर कॉफी फेंक देती है। अब कहानी में एंट्री होती है मेल लीड किम वूजो की। एक अलग वूजो जो विदेश से लौट रहा होता है। फ्लाइट में एक बूढ़ी औरत के पास बैठा होता है। उसकी सीट बदलने की रिक्वेस्ट आती है, लेकिन वो मना कर देता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि उस औरत का बेटा अपनी माँ की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता था, पर इस वूजो ने ऐसा होने नहीं दिया। लैंड करने पर दादी का कॉल आता है, जो चाहती है कि वो काम पर लौटे, पर वो कहता है कि उसे 1 महीने तक घूमना है। 1 महीने तक वो ट्रिप पर रहता है, एक कैट पालता है और जिंदगी का मजा लेता है। लौटते वक्त होमस्टे की ओनर उसे ब्रेड देती है और वो बताता है कि उसकी फैमिली कोरिया की सबसे बड़ी बेकरी में से एक चलाती है। वहीं दूसरी तरफ मेरी और उसके एक्स वूजो का डिवोर्स फाइनल हो जाता है। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त मेरी उसे डॉक्यूमेंट्स जमा करने को देती है, पर तभी जेनी का कॉल आता है और वूजो मेरी को वही छोड़कर भाग जाता है। गुस्से में मेरी उसे गालियां देती है और बस में बैठकर रोने लगती है। उसे याद आता है कि पहले वूजो कितना प्यारा था और अब कितना बदल गया है। गुस्सा निकालने के लिए वो बेसबॉल ग्राउंड जाकर अकेले बॉल हिट करने लगती है और फूट फूट कर रोती है। फिर जब वो घर लौटती है तो पुलिस आती है और बताती है कि उसका नया खरीदा गया घर फ्रॉड केस में है। असली मालिक वापस आ गया है और उसे घर खाली करना होगा। सदमे में मेरी अपने एक्स को कॉल करती है, पर वो उसे इग्नोर कर फोन बंद कर देता है। दुख में डूबी मेरी बहुत शराब पी लेती है। उसकी माँ फोन पर शादी की बात करती है और कहती है कि वो उसके ससुराल वालों के लिए खाना भेज रही है। मेरी रोने लगती है। उसी समय नया वूजो मेल लीड अपनी कार से उसी रोड से गुजर रहा होता है। मेरी नशे में चलती हुई कार के सामने आ जाती है और हल्का एक्सीडेंट हो जाता है। वूजो उसे अस्पताल चलने को कहता है, पर वो मना कर देती है। वो उसका नंबर अपने फोन में सेव करता है और जब मेरी देखती है कि उसका नाम वूजो है तो उसे लगता है कि यही उसका एक्स है और वो उसे पीटने लगती है। दोनों की बहस इतनी फनी होती है कि राह चलते लोग वीडियो बनाने लगते हैं। फिर मेरी गलती से कैक्टस पर बैठ जाती है और चीखने लगती है। वूजो उसे अस्पताल ले जाता है, जहाँ नर्स उसकी हालत देखकर हंस पड़ती है। अस्पताल में वूजो की फ्रेंड ग्योंग, जो डॉक्टर है, मेरी का इलाज करती है। वूजो उसे धन्यवाद कहता है और कॉफी ऑफर स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो मेरी को अकेला देखकर चला जाता है। वो मेरी को घर छोड़ने जाता है, जहाँ मेरी सीट पर ठीक से बैठ भी नहीं पाती और घुटनों के बल झुककर सफर करती है। वो शर्मिंदा होकर सॉरी बोलती है और अपनी परेशानी बताती है। वूजो कहता है कि उसके मुंह से हमेशा शराब की बदबू आती है।
सुबह होने पर मेरी उदास होकर रास्ते पर बैठ जाती है। तभी उसके पेट से आवाज आती है और वूजो उसे कुछ खाने की सलाह देता है। उसी दिन एक मॉल में कपल लॉटरी कॉन्टेस्ट हो रहा होता है, जिसमें विजेता कपल को एक एक्सपेंसिव घर मिलने वाला होता है। मॉल के सीईओ ली सियोंग को मेयर के रिश्तेदार का नाम चुनना होता है, लेकिन गलती से वो कार्ड गिर जाता है और जो कार्ड उठता है उसमें लिखा होता है मेरी और किम वूजो। ये सब लाइव चलता है और सीईओ शॉक रह जाता है। कंपनी से मेरी को कॉल आता है कि उसने घर जीता है। नींद में होने के कारण मेरी को कुछ समझ नहीं आता, पर घर शब्द सुनकर उसे याद आता है कि उसने पहले टेडी से टकराने के बाद मजाक में एक कपल फॉर्म भरा था और उस पर अपनी वूजो वाली शादी का नाम लिखा था। अब जब वो ऑनलाइन अपना मैरिज स्टेटस चेक करती है तो पाती है कि तलाक के पेपर सबमिट नहीं हुए, यानी वो अब भी शादीशुदा है। खुशी में वो सारे डॉक्यूमेंट कंपनी को भेज देती है, पर कंपनी कहती है कि हस्बैंड का पर्सनली आना जरूरी है। मुश्किल में पड़ी मेरी फिर अपने एक्स को कॉल करती है, लेकिन उसने उसे ब्लॉक कर दिया होता है। तभी उसे नए वूजो का मैसेज आता है, तुम ठीक हो? और यही मेरी को एक आइडिया आता है। दूसरी तरफ वूजो अपने बेड पर सो रहा होता है और उसे सपना आता है जब वो छोटा था, अपने पेरेंट्स के साथ कार में सफर कर रहा था और तभी उनका एक्सीडेंट हो गया था। डरकर वूजो नींद से जाग जाता है। घबराया हुआ वो अपनी दवाई लेकर खा लेता है। उधर मेरी सोच रही होती है कि उसे वूजो से मदद लेनी चाहिए या नहीं। फिर उसे याद आता है कि पिछली रात वूजो ने उसकी कितनी मदद की थी और उसे हॉस्पिटल भी पहुंचाया था। वो हिम्मत जुटाकर वूजो को कॉल करती है और मिलने को कहती है। वूजो मान जाता है। दोनों कैफे में मिलते हैं। मेरी सीधे पूछती है, क्या तुम शादीशुदा हो? वूजो मना करता है। तब मेरी उससे अपने पति का नाटक करने को कहती है। वूजो हैरान रह जाता है। मेरी समझाती है कि उसे एक जरूरी काम के लिए उसकी मदद चाहिए। वूजो सोचता है कि ये कोई फ्रॉड है और शनिवार को मीटिंग में जाकर मेरी को एक्सपोज करेगा। दूसरी ओर वूजो की दादी, जो कि कंपनी की चेयरवुमन है, उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का टीम लीडर बना देती है। उनकी बेटी मियंग गुस्से में होती है क्योंकि उसका बेटा इयुंगसो वो पोजीशन चाहता था। मियंग और चेयरवुमन के बीच बहस होती है। उनके पति जंगहान समझाते हैं कि दोनों को चांस मिलना चाहिए। उधर गेओंग, जो वूजो की दोस्त है, उससे मिलने आती है। वूजो कहता है कि वो ये नौकरी सिर्फ चेयरवुमन के लिए कर रहा है। गेओंग कहती है कि ये उसके लिए भी अच्छा है। फिर वो बात को मोड़कर मेरी के बारे में पूछती है। वूजो बताता है कि मेरी ने उसे पति बनने को कहा था। गेओंग पूछती है क्या मेरी उसे पसंद करती है, पर वूजो मना कर देता है। तभी एक बच्ची गिर जाती है। वूजो उसकी मदद करता है और उसे कहता है अगर तुम रोओगी तो टाइगर तुम्हें ले जाएगा। ये वही लाइन थी जो उसे बचपन में एक लड़की ने कही थी जिसने उसे टेडी दिया था। वो यादों में खो जाता है। उधर मेरी के घर की मालकिन उसे निकाल देती है क्योंकि घर का रेनोवेशन होना है। मेरी के पास जाने की जगह नहीं बचती। तभी उसकी माँ का कॉल आता है। वो शादी की डेट पूछ रही होती है क्योंकि मेरी की छोटी बहन सोरी, जो अमेरिका में है, फ्लाइट बुक करना चाहती है। मेरी कहती है उसे अभी डेट नहीं पता। माँ समझती है कि फिर मेरी ने अपने पति से झगड़ा किया होगा। मेरी सच नहीं बता पाती। अगले दिन वूजो ऑफिस ज्वाइन करता है। जंगहान उसे टीम से मिलवाते हैं जिसमें मिसेज हुई, वोंग सुक और सोजुंग होती है। सोजुंग को वूजो पर क्रश हो जाता है। एक मीटिंग में इयुंगसो सवाल उठाता है कि उनके पैकेज डिजाइन वाली कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, वरना कॉपीराइट का केस हो सकता है। चेयरवुमन जवाब वूजो से मांगती है। वो कहता है कि वो तुरंत कंपनी के सीईओ से बात करेगा। सोजुंग कॉल करती है और सामने वाली कंपनी का सीईओ कोई और नहीं बल्कि मेरी होती है। मेरी की पार्टनर सॉन्ग उसे 50 मिलियन मांगने को कहती है, जो बहुत ज्यादा रकम होती है। सोजुंग शॉक्ड हो जाती है। असल में ये सब इयुंगसो की चाल थी ताकि वूजो की इमेज खराब हो। सॉन्ग मेरी को समझाती है कि उन्होंने किसी अजनबी इयुंगसो की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरी कहती है कि उसे उसी की कॉल के बाद ये ऑर्डर आया था। दूसरी तरफ बॉटे कंपनी का सीईओ लिसियोंग बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उनके हाउस गिव अवे प्रोजेक्ट की गड़बड़ी से उसे मेयर को जवाब देना है। उसका एम्प्लॉय सांग्योन, जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसे 3 महीने पुरानी बात याद दिलाता है जब उन्होंने रिश्वत से बचने के लिए लॉटरी प्लान बनाया था ताकि मेयर के रिश्तेदारों को घर दिए जाएं और सबको लगे कि सब फेयर है। अब वही सांगम मेरी को मैसेज करता है कि वो शनिवार को अपने पति के साथ आए वरना प्राइस कैंसिल हो जाएगा। मेरी परेशान हो जाती है और सोचती है कि अब उसे अपने एक्स के पास ही जाना होगा, लेकिन जब वो अपने एक्स की माँ और बहन से मिलती है, वो मेरी का मजाक उड़ाते हैं कि वो गरीब है और उनके बेटे के लायक नहीं। मेरी गुस्से में कहती है कि उनका बेटा अपनी माँ की तरह घटिया है। झगड़े के बाद वो वहाँ से निकल जाती है और कहती है अब वो कभी वापस नहीं आएगी। तभी सॉन्ग का कॉल आता है और वो मीटिंग के लिए भागती है। दूसरी ओर वूजो भी सीईओ से मिलने जाता है, लेकिन रास्ते में इयुंगसो से टकरा जाता है। वो उसे चैलेंज देता है, अगर वूजो ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया तो वो मान लेगा कि वूजो इस पद के लायक है, वरना उसे खुद इस्तीफा देना होगा। वूजो चैलेंज स्वीकार कर लेता है
मीटिंग में वूजो और मेरी आमने सामने आ जाते हैं। सोजू के बाहर जाते ही मेरी बताती है कि उसे अपने पति का रोल निभाना होगा ताकि वो घर जीत सके। वो कहती है कि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं और वो घर बेचकर अपने सारे कर्ज चुका देगी। वूजो मना कर देता है, लेकिन इयुंगसो के चैलेंज को याद कर मान जाता है, पर सिर्फ एक बार के लिए। सैटरडे को दोनों बॉटे कंपनी पहुंचते हैं। मेरी ने वूजो को अपने एक्स की तरह कपड़े पहनाए होते हैं। वो उसे शादी की रिंग और चश्मा देती है। वूजो सब पहन लेता है। सांगयोन बताता है कि आज विनर कपल के साथ आर्टिकल रिलीज होगा और फोटोशूट भी होगा। वूजो को डर है कि पहचान खुल जाएगी, इसलिए वो बहाना बनाता है कि उसे अफ्रीकी वायरस का टेस्ट करवाना है। स्टाफ डर जाते हैं और उसे मास्क दे देते हैं। दोनों मास्क पहनकर फोटो खिंचवाते हैं। फोटो के बाद सांगयोन उन्हें नया घर दिखाने ले जाता है। घर बहुत लग्जरी और खूबसूरत होता है, लेकिन वो कहता है कि 3 महीने तक वो घर बेच नहीं सकते क्योंकि कंपनी कपल्स को ऑब्जर्व करेगी। और सबसे बड़ी बात, सांगयोन उनका नेबर भी है। वूजो हैरान रह जाता है और कहता है कि वो अब ये सब नहीं कर सकता। मेरी रोते हुए कहती है उसके पास कहीं जाने को जगह नहीं। वूजो रिंग वापस देकर चला जाता है। उधर उसी इलाके में मियंग और इयुंगसो नए प्रोजेक्ट के लिए पहुंचे होते हैं और तय करते हैं कि वो वूजो पर नजर रखेंगे। रास्ते में वूजो उनसे टकरा जाता है। तभी सांगयोन भी वहां पहुंचता है। मेरी वूजो को कॉल करती है, पर वो रिसीव नहीं करता। सांगयोन सबके सामने पूछता है, वूजो तुम्हारी वाइफ कहाँ है? पास में मियंग और इयुंगसो भी खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तभी मेरी वहां पहुंचती है। वूजो उसे हाथ से इशारा करता है कि छुप जाओ, पर मेरी समझती है कि वो उसे वेव कर रहा है। जब उसे बात समझ आती है, वो जल्दी से झाड़ियों के पीछे छिप जाती है, लेकिन उसका फोन सड़क पर गिर जाता है। वूजो सांगयोन को बहाना बनाकर वहां से ले जाता है। मियंग कहती है अच्छा हुआ वूजो ने ज्यादा बात नहीं की, वरना पता चल जाता कि वो बिजनेस मीटिंग के लिए आया है। तभी कार में बैठते वक्त मेरी का फोन बजने लगता है। मियंग नीचे उतरकर फोन उठाती है और देखती है कि मेरी पास के डॉग हाउस में छिपी हुई है। मियंग उसे देखती है और मेरी ज़ॉम्बी की तरह अजीब चेहरे बनाकर उसका फोन छीन कर भाग जाती है। मियंग हंसते हुए कहती है कि वो शायद मेंटली डिस्टर्ब्ड है। तभी एक कुत्ता आता है और भौंकने लगता है। दोनों डरकर भाग जाते हैं। रात को मेरी और वूजो फोन पर बात करते हैं। वूजो कहता है उसे आज बहुत डर लगा और उसके रिश्तेदार भी आ गए थे। वो पूछता है मेरी कहाँ छिपी थी। मेरी बताती है डॉग हाउस में। वूजो फिर पूछता है क्या उसे नया रहने का स्थान मिल गया। मेरी मना कर देती है। वूजो कहता है कि अब वो और मदद नहीं कर सकता और कॉल काट देता है। मेरी भी सोचती है अब वो उसे परेशान नहीं करेगी। दूसरी ओर ग्योंग अपने पिता और चेयरवुमन के साथ होती है। उसके पिता कहते हैं कि अब ग्योंग की शादी के बारे में सोचना चाहिए। ग्योंग बताती है कि उसे वूजो पसंद है। चेयरवुमन मुस्कुराकर कहती है कि ग्योंग को वूजो को कुछ इशारे देने चाहिए ताकि वो समझ सके। ग्योंग खुश हो जाती है क्योंकि उसे अप्रूवल मिल जाता है। इधर मेरी रहने की जगह ढूंढ रही होती है। हर जगह किराया बहुत महंगा है। वो अपनी दोस्त को कॉल करती है, पर वो आर्मी में होती है और सियोल से बाहर। तभी मेरी को एक मोटल का विज्ञापन दिखता है जहाँ सस्ता रेट होता है। वो अपना सामान लेकर वही शिफ्ट होने का फैसला करती है। मोटल पहुंचकर वो देखती है कि वहाँ के लोग शराबी और अजीब है। कमरा भी गंदा है, पर पैसों की कमी के कारण वो एडजस्ट कर लेती है। अगले दिन देर से उठने पर वो जल्दी तैयार होती है और एक क्लिनिक जाती है जहाँ वो अपने पैकेज दिखाती है। डॉक्टर को उसके स्किन केयर प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं और उसे ऑर्डर मिल जाता है। वापस जाते समय उसकी मुलाकात ग्योंग से होती है। दोनों कैफे जाते हैं। ग्योंग उससे पूछती है कि क्या उसने सच में वूजो को अपना हस्बैंड बनने को कहा था। मेरी चौंक कर कहती है कि वो तो मजाक था। ग्योंग कहती है कि वूजो बहुत अच्छा है, सबको उस पर क्रश हो जाता है। मेरी को गुस्सा आता है कि वूजो ने ये बात ग्योंग को बताई। फिर मेरी कंपनी में अपने नए डिजाइन की प्रेजेंटेशन देती है। वूजो और उसकी टीम भी वहाँ होते हैं। सबको उसका काम पसंद आता है और हुई सबको डिनर पर चलने को कहती है। मेरी भी साथ जाती है। डिनर में स्योजुंग वूजो से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। वो कहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वुनसो की शादी की बात भी चलती है, पर उसके पास घर न होने से लड़की ने मना कर दिया। डिनर में हुई कंपनी का आर्टिकल निकालने लगती है जिसमें मेरी और वूजो के बारे में लिखा होता है, पर वूजो जल्दी से उसका फोन लेकर मना करता है और सबको खाना ऑर्डर करने को कहता है। वुनसो गलती से आर्टिकल पढ़ने लगता है, लेकिन उसमें उनके नाम नहीं होते तो दोनों राहत महसूस करते हैं। थोड़ी देर बाद मेरी नशे में वॉशरूम जाती है। हुई वहां आती है और कहती है कि आज का बिल मेरी भरेगी क्योंकि उसे नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मेरी परेशान हो जाती है क्योंकि उसके कार्ड काम नहीं करते। वूजो आकर पेमेंट कर देता है। हुई पूछती है मेरी ने तो कहा था वो पे करेगी, पर वूजो बोलता है कंपनी की टीम का बिल है, मेरी नहीं देगी। बाद में सब कराओके जाने लगते हैं, लेकिन वूजो कहता है कि मेरी बहुत नशे में है, वो उसे छोड़ आएगा। रास्ते में वूजो उसे समझाता है कि उन्हें कंट्रोल में रहना होगा, वरना उनका फेक मैरिज प्लान सबको पता चल जाएगा। मेरी नाराज होकर कहती है
कि उसने खुद ग्योंग को बताया था। वूजो इनकार करता है। मोटल पहुंचकर मेरी को चाबी नहीं मिलती और वो जमीन पर ही सो जाती है। वूजो रिसेप्शनिस्ट से कमरा खुलवाकर उसे सुला देता है, लेकिन नोटिस करता है कि रिसेप्शनिस्ट मेरी को गंदी नजरों से देख रहा है। वो उसे भगा देता है। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि उसकी कार की चाबियां कमरे में रह गई है। जब वो कॉल करता है, मेरी उठकर पानी पी रही होती है। फोन उठाते ही वूजो को मेरी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो भागता हुआ पहुंचता है और रिसेप्शनिस्ट को पंच मार देता है। मेरी बताती है कि रिसेप्शनिस्ट तो उसकी मदद कर रहा था क्योंकि उसके पैर पर गर्म पानी गिर गया था। रिसेप्शनिस्ट गुस्से में उसे मोटल से निकाल देता है। वूजो उसे बाहर लेकर आता है और डांटता है कि रात को गर्म पानी से क्या कर रही थी। मेरी कहती है उसने डिनर नहीं किया था, इसलिए रेमन बनाने उठी थी। वूजो को बुरा लगता है। वो उसकी जलन पर मरहम लगाता है। फिर वो मेरी को अपने साथ ले जाकर उसके प्राइज वाले घर में छोड़ देता है और कहता है कि संगयोन को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। उधर मिस्टर को के एक्सीडेंट की खबर आती है और उनकी मौत हो जाती है। चेयरवुमन सदमे में आ जाती है। जंगहान उनके बेटे और पत्नी को सांत्वना देता है। अगले दिन सुबह मेरी जॉगिंग करने निकले संगयोन से बचने के लिए छिप जाती है। बाद में संगयोन उसे फोन करके कहता है कि सीईओ विजिट के लिए घर तैयार रखे। मेरी टेंशन में आ जाती है क्योंकि अब उन्हें असली कपल की तरह दिखना होगा। रात में मेरी स्किन केयर करती है, तभी मच्छर मारने के लिए ताली बजाती है और पूरा घर रोशनी से भर जाता है। संगयोन बेल बजाता है और कहता है उसके घर में साउंड सेंसर लाइट्स है। वो मेरी को सब समझा देता है और पूछता है उसके पति कहाँ है। मेरी झूठ बोलती है कि वूजो वीकेंड में आएगा और साथ में सब अनपैक करेंगे। अगले दिन मेरी वूजो को कॉल करती है और कहती है घर में कुछ मर्दाना चीजें रख दे ताकि लगे कोई आदमी भी वहां रहता है। वूजो मान जाता है। फिर वूजो उसे फोटो बूथ ले जाता है जहां दोनों वेडिंग ड्रेसेस में फोटो शूट करते हैं। दोनों बहुत अच्छे लगते हैं और माहौल इतना रियल होता है कि मेरी को सचमुच लगने लगता है जैसे वो सच्चा जोड़ा है। फोटो के बाद वूजो बाहर निकलने लगता है, तभी सेओजुंग अपने दोस्तों के साथ वहां आ जाती है। वूजो उसे देखकर भागकर कमरे में लौट आता है, लेकिन सेओजुंग भी उसके पीछे अंदर चली आती है। वूजो जल्दी से मेरी को सॉरी बोलता है और अचानक उसे किस कर लेता है ताकि सेओजुंग को शक न हो। मेरी हैरान रह जाती है और तभी सेओजुंग लगभग कमरे में घुस आती है। मेरी वूजो को और पास खींच लेती है और दोनों का असली किस हो जाता है। सेओजुंग जल्दी से बाहर आकर अपनी दोस्तों से कहती है कि अंदर कोई कपल किस कर रहा था। उधर वूजो और मैरी एक दूसरे को अजीब नजरों से देखते हैं और सेओजुंग के जाने के बाद जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। घर लौटकर दोनों अपनी वेडिंग फोटो सजाने लगते हैं, लेकिन टूल न होने पर सैंग हायोन के घर से टूल लेने जाते हैं। वहां दोनों एक कपल की तरह दिखावा करते हैं। मैरी पूछती है क्या ये सब जरूरी है, तो वूजो कहता है सैंग हायोन हमें देख रहा है। मैरी हंसते हुए उसे गले लगा लेती है। ऑफिस में सेओजुंग को फोटो बूथ की याद आती है और उसे शक होता है कि वो लड़का वूजो था। मीटिंग में सबके सामने वो ये बात कहती है जिससे मैरी चौंक जाती है। सेओजुंग कहती है कि वो लड़की मैरी जैसी दिख रही थी। वो कॉल करके सच्चाई जानने की बात करती है। मैरी डर जाती है, लेकिन वूजो बताता है कि उसने अलग नाम से बुकिंग की थी। मैरी राहत की सांस लेती है और दोनों मजाक में उसी किस की बात छेड़ देते हैं। वूजो कहता है उसने सिर्फ पोज कहा था, किस तो मैरी ने की थी। मैरी हिचकिचाते हुए कहती है कि वो तो बस पकड़े जाने से बचने के लिए था। वूजो उसे कुछ कपड़े और निजी सामान घर में रखने को देता है। वो उसे धन्यवाद कहती है और वादा करती है कि सीईओ विजिट के बाद उसे परेशान नहीं करेगी। वूजो कहता है कि उसने चेयरवुमन को मैरी का प्रेजेंटेशन दिखाया है और अब उसे खुद पेश करना होगा। मैरी कहती है वो अपना बेस्ट देगी। बाद में सॉन्ग मैरी को बताती है कि चेयरवुमन के ससुर ने एक छोटी बेकरी शुरू की थी, पर चेयरवुमन ने मेहनत से उसे एक बड़ी कंपनी बना दिया। मैरी बेहद प्रभावित होती है और अपने प्रोजेक्ट को और भी बेहतर बनाने का फैसला करती है। दूसरी ओर चेयरवुमन को जैंग हा बताता है कि मिस्टर को जुए में कंपनी का बहुत पैसा हार गया था और मरने से पहले कह गया था कि वो चुका देगा। चेयरवुमन को झटका लगता है क्योंकि वो को पर भरोसा करती थी। डिनर में चेयरवुमन यंगजू को अस्थायी अकाउंटेंट बनाती है। मी यंग कह देती है कि को ने तेज ड्राइविंग की होगी, जिससे वूजो को अपने पेरेंट्स की मौत याद आ जाती है। वो चुपचाप उठकर चला जाता है। चेयरवुमन मी यंग को डांटती है और यंगजू बताता है कि जब वूजो बच्चा था तो उदास होकर अपने कमरे में टेडी के साथ बंद हो जाता था। वही टेडी अब भी उसके पास है जिसमें आवाज आती है, मत रो वरना टाइगर आ जाएगा। फ्लैशबैक में दिखता है कि अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बाद वूजो गाड़ी से निकलकर मदद मांग रहा था। तभी एक छोटी लड़की और उसके पिता वहां आए थे। लड़की ने उसे अपना टेडी दिया था और कहा था कि उसमें उसके पापा की आवाज है, इससे उसे अच्छा लगेगा। वही चेयरवुमन बाद में वूजो को गोद ले लेती है। अगले दिन जायोंग इंटरनेट पर कन्फेशन आइडियाज देखती है और वूजो को मिलने बुलाती है, लेकिन वूजो मैरी के पास जाने वाला होता है। फिर भी वो जायोंग से वादा करता है कि शाम को मिलेगा। जायोंग खुश होती है।
हॉस्पिटल की नर्सें उसे छेड़ती है कि वो डेट पर जा रही है। तभी एक वीआईपी मरीज ली सियोंग की बात होती है जो बहुत रूड है। सैंग हायोन उसके लिए आता है और जायोंग उसे गौर से देखती है। उधर मैरी सीईओ की विजिट के लिए घर सजाती है और दोनों कपल टी शर्ट पहनते हैं। वो जो कहता है क्या ये जरूरी है, तो मैरी हंसकर कहती है कि इससे सबको हमारा प्यार दिखेगा। फिर वो वूजो को कुछ सवालों की लिस्ट देती है जो विजिट में पूछे जा सकते हैं। बातों में पता चलता है कि मैरी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड किम की पढ़ाई और खर्च खुद उठाए थे। वूजो हैरान होता है। मैरी कहती है कि अब उसे किम से कोई भावना नहीं है। वूजो उसे दिलासा देता है कि उसका सच्चा प्यार भी जल्द आएगा। इस बीच मैरी की माँ जो रेस्टोरेंट चलाती है सेउल आती है किम से मिलने और शादी की बात तय करने के लिए, पर किम आर्थिक मुसीबत में होता है। उसके सारे निवेश डूब चुके होते हैं। जब मैरी की माँ का फोन आता है वो घबरा कर फोन फेंक देता है। फिर उसे जेनी के फोन में किसी और लड़के के मैसेज दिखते हैं। वो शक में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद सैंग हायोन पुलिस स्टेशन में होता है जहाँ एक आदमी ली सियोंग पर मारपीट का केस दिखाता है। सैंग हायोन उसे चुप कराने के लिए पैसे देकर फुटेज डिलीट कराता है। रात में जायोंग बार में सैंग हायोन से कहती है कि वो ली सियोंग जैसे लोगों की मदद क्यों कर रहा है। दोनों के बीच बहस होती है और माहौल थोड़ा इमोशनल बनता है। दूसरी तरफ मैरी की माँ किम के घर पहुंचती है, लेकिन किम की माँ और बहन उसे बुरी तरह अपमानित करती है और खाना सड़क पर फेंक देती है। तभी वूजो वहां पहुंचता है और मैरी की माँ की मदद करता है। वो कहता है कि मैरी ने उसे भेजा है। मैरी की माँ उसकी तारीफ करती है। वूजो वादा करता है कि वो इस बात का जिक्र मैरी से नहीं करेगा। मैरी की माँ बस से लौट जाती है। मैरी उससे फोन पर बात करती है और किम के बारे में कुछ नहीं पूछती। उधर वूजो उसकी माँ के जाने तक वही रुका रहता है। घर आकर मैरी को किम की बहन का कॉल आता है जिससे उसे किम की सच्चाई पता चलती है कि उसने उसे धोखा दिया। मैरी टूट जाती है और रोने लगती है। वूजो उसे सांत्वना देता है और कहता है कि अपनी माँ से सच कह दे। मैरी माँ को सब बता देती है। उसकी माँ कहती है कि किम उसके लायक नहीं था और अब वो नई शुरुआत करे। मैरी खुश हो जाती है कि उसकी माँ उसका साथ दे रही है। मैरी की माँ फोन काटकर किम की फोटो फाड़ देती है और कहती है अब किम दुख सहेगा और मैरी खुश रहेगी। वही किम जब जेनी का पीछा करता है तो देखता है वो किसी और लड़के को किस कर रही है जैसे उसने मैरी के साथ किया था। सीन बदलता है। वूजो को मैरी की माँ का बैग मिलता है जिसमें मैरी और उसके परिवार की पुरानी फोटो होती है। वही फोटो देखकर वूजो मुस्कुरा उठता है। वही लड़की जिसने उसे बचपन में टेडी दिया था वो और कोई नहीं मैरी ही थी। फ्लैशबैक में दिखता है कि वूजो को ये पहले ही पता चल चुका था जब उसने मैरी की फोटो होटल में देखी थी। तब से वो उसे जानबूझकर छेड़ता और मुस्कुराता था क्योंकि अब वो सच में मैरी को पसंद करने लगा था। उधर मैरी को एक कॉल आती है। जैसे ही वो कॉल उठाती है और सामने से किम की आवाज सुनती है वो पूरी तरह से शॉक में आ जाती है। किम कहता है कि वो सियोल वापस आ गया है और उससे मिलना चाहता है, लेकिन मैरी बिना कुछ बोले फोन काट देती है और उसे ब्लॉक कर देती है। किम दोबारा कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन फोन नहीं लगता। वो खुद से कहता है कि वो किसी भी हाल में मैरी का दिल दोबारा जीत कर रहेगा। मैरी डर और हैरानी में डूबी होती है। उसे लगता है कि किम को शायद उसके घर का पता चल गया है। तभी उसे वूजो का फोन आता है। वूजो बताता है कि उसे मैरी की माँ का वॉलेट मिल गया है। मैरी कहती है कि वो वॉलेट ऑफिस में दे दे। वूजो उसकी थकी हुई आवाज सुनकर पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन मैरी कुछ नहीं कहती और फोन काट देती है। वूजो अपने रूम की तरफ लौटता है। चेयरवुमन गार्डन में होती है और वूजो उनसे बात करने लगता है। मजाक में कहता है कि अब उन्हें डेट पर जाना चाहिए। चेयरवुमन मुस्कुराकर कहती है कि अब उनकी उम्र नहीं रही, लेकिन अगर वूजो को कोई लड़की पसंद है तो उसे जल्दी से घर लेकर आए। वो कहती है कि उसे कंपनी और अपनी लव लाइफ दोनों संभालनी होंगी। वूजो मुस्कुराकर हाँ कह देता है। अगली सुबह मैरी तैयार होकर घर से निकलती है। उसी वक्त संगयोन भी ऑफिस जाने के लिए निकलता है। मैरी उसे देखकर जल्दी से चेहरा छिपाने लगती है, पर संगयोन उसे देख लेता है और ऑफर करता है कि वो उसे ड्रॉप कर देगा। मैरी मना कर देती है। संगयोन वूजो के बारे में पूछता है तो मैरी कहती है कि वो रात भर ऑफिस में था, घर नहीं आया। ये सुनकर संगयोन कुछ सोच में पड़ जाता है और चला जाता है। फिर वो सीधे वूजो के ऑफिस पहुंचता है जहां चेयरवुमन और जंगहान मौजूद होते हैं। वो बताता है कि वो बॉटे कंपनी से एक डील के लिए आया है। चेयरवुमन असिस्टेंट से कहती है कि वूजो को बुलाया जाए। जब वूजो को पता चलता है कि बॉटे कंपनी से संगयोन आया है तो वो घबराकर बहाना बनाता है कि उसे पेट दर्द है और वॉशरूम चला जाता है। संगयोन इंतजार नहीं करता और जंगहान के साथ निकलने लगता है, लेकिन जैसे ही वूजो बाहर आता है दोनों आमने सामने आ जाते हैं। जंगहान वूजो को बताता है कि संगयोन बॉटे कंपनी का प्रतिनिधि है। दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे वे पहली बार मिल रहे हों। लिफ्ट में दोनों अकेले होते हैं। संगयोन पूछता है कि क्या वूजो सच में यहाँ काम करता है, तो वूजो हाँ में जवाब देता है और कहता है कि उसके ऊपर बहुत कर्ज है, इसलिए उसे एक्टिंग करनी पड़ी।
संगयोन को याद आता है कि अवार्ड जीतने के समय भी वूजो ने फेक नाम इस्तेमाल करने को कहा था। वो वादा करता है कि वो किसी को नहीं बताएगा। तभी लिफ्ट खुलती है और सामने मैरी खड़ी होती है। मैरी दोनों को देखकर हैरान रह जाती है। संगयोन पूछता है कि क्या वो भी यहाँ काम करती है, तो मैरी मना करती है और कहती है कि वो सिर्फ अपना वॉलेट लेने आई है। वूजो मजाक में कहता है कि कपड़े बदलते रहते हैं, इसलिए वॉलेट भी एक्सचेंज हो गया। मैरी बोलती है कि वूजो तो कल से घर आया ही नहीं था। संगयोन ज्यादा सवाल नहीं करता और वहां से चला जाता है। वूजो मैरी को डांटते हुए कहता है कि अगर उसे झूठ बोलना था तो पहले बता देती। मैरी कहती है कि उसे क्या पता था कि वो दोनों अचानक मिल जाएंगे। वूजो कहता है कि अब से वो दिन में 3 बार ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के समय उसे कॉल करेगी और दिन भर की बातें बताएगी। मैरी पूछती है कि इतना सब क्यों? वूजो कहता है ताकि अगर फिर कभी ऐसी स्थिति आए तो वो तैयार रहें। मैरी आखिर मान जाती है। उधर किम अपनी माँ और बहन के साथ बैठा होता है। बहन कहती है कि वो जल्दी से जेनी से शादी कर ले ताकि पैसे मिले और बिजनेस शुरू किया जा सके। किम गुस्से में कहता है कि उन्हें सिर्फ पैसों की चिंता है। वो वहां से उठकर चला जाता है और अकेले बैठकर मैरी की तस्वीरें देखने लगता है। उसे याद आता है जब जेनी ने कहा था कि उसका फियांसे है जो अब्रॉड रहता है, इसलिए किम को छोड़ देगी। वो रो पड़ा था। अब उसे एहसास होता है कि सिर्फ मैरी ही थी जिसने उसे सच्चा प्यार दिया था। वो कहता है कि अब वो मैरी से माफी मांगकर सब ठीक कर देगा। दूसरी तरफ मैरी अपनी फ्रेंड योन से मिलती है जो आर्मी में थी। दोनों लंच करने एक रेस्टोरेंट जाती है। वहाँ भीड़ होने के कारण वेट्रेस किसी और को उनके टेबल पर बैठा देती है और वो वूजो निकलता है। मैरी हैरान होती है। वूजो बताता है कि उसके पुराने बॉस ने इस जगह की बहुत तारीफ की थी, इसलिए वो ट्राई करने आया है। योन वूजो को देखकर कहती है कि उसका पहला प्यार भी इसी जैसा दिखता था और अब उसे उसकी याद आ रही है। मैरी हंसकर कहती है कि वो लड़का अब मॉन्ग बन गया है और उसके जाने के बाद योन ने आर्मी ज्वाइन कर ली। ये सुनकर वूजो हैरान रह जाता है। फिर योन मैरी के पहले प्यार के बारे में पूछती है। मैरी कहती है कि उसने अपने फेवरेट टॉय उसे दे दिए थे, लेकिन उसने कभी थैंक यू नहीं कहा। वूजो समझ जाता है कि वो लड़का वही था, यानी खुद वूजो। लंच के बाद वूजो बिल पे करता है। योन उसे गिफ्ट देती है जो उसे आर्मी ट्रेनिंग के दौरान मिला था और एक कैक्टस प्लांट मैरी को देती है। मैरी को अपनी पुरानी यादें ताजा हो जाती है जब वो गलती से कैक्टस पर बैठ गई थी। फिर सीन बदलता है। गियोंग ली सेयोंग का इलाज कर रही होती है। ली सेयोंग नकली पेट दर्द का बहाना बनाता है, लेकिन गियोंग उसे पकड़ लेती है और कहती है कि वो अस्पताल से जा सकता है। बाद में वही गियोंग वूजो से मिलने रेस्टोरेंट पहुंचती है। उसे लगता है कि वूजो ने डेट के लिए बुलाया है, लेकिन असल में वो अपनी ग्रैंडमा की बुकिंग पर आया था। वो मायूस हो जाती है। बातचीत में वूजो बताता है कि उसे अपने पहले प्यार का नाम याद आ गया है, मैरी। फ्लैशबैक में दिखता है कि जब वूजो अब्रॉड से लौटा था, वो जूस का बॉक्स लेकर मैरी के घर गया था, लेकिन वहां उसने सुना कि मैरी की माँ कह रही थी कि अगर उस दिन उसके पिता पुलिस स्टेशन नहीं गए होते तो वो जिंदा होते। असल में वही हादसा वूजो की वजह से हुआ था। गियोंग कहती है कि उसे ये सच मैरी को नहीं बताना चाहिए, वरना वो नफरत करने लगेगी। वूजो चुप हो जाता है। इधर वूजो अपने माता पिता की डेथ एनिवर्सरी पर मंदिर जाता है। सब लोग लौट रहे होते हैं जब उसे याद आता है कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या थी और पीछे से जंगहा नहीं करवाया था। वूजो परेशान होकर अपने कमरे में बैठा होता है। सांस लेने में तकलीफ होती है। तभी उसे मैरी का मैसेज आता है जिसमें वो कैक्टस का फूल दिखाती है। फिर पूछती है कि उसका बर्थडे है, क्या गिफ्ट चाहिए। वूजो मजाक में कहता है कि उसे भूख लगी है। मैरी पूछती है कि क्या उसे होममेड फूड चाहिए और सोचती है कि कहीं वूजो को न लगे कि वो फ्लर्ट कर रही है, लेकिन तभी वूजो लिखता है कि वो ऑन द वे है। ये देखकर मैरी घबरा जाती है। जल्दी से घर साफ करती है और खाना बनाती है। अपनी माँ की मदद से स्पेशल बर्थडे सूप तैयार करती है। माँ पूछती है कि वो इतना सब क्यों बना रही है, तो मैरी कहती है कि उसका मूड है। थोड़ी देर बाद वूजो आता है। सब कुछ देखकर हैरान रह जाता है। मैरी कहती है कि आज उसका बर्थडे है, इसलिए उसने ये सब किया। वूजो मुस्कुराता है। वो सूप पीता है जो थोड़ा नमकीन होता है, लेकिन वो कहता है कि उसके लिए किसी ने कभी इतना नहीं किया। वो बताता है कि उसके लिए बर्थडे हमेशा दर्द का दिन रहा है, क्योंकि उसी दिन उसके माता पिता की मौत हुई थी। मैरी कहती है कि साल में 365 दिन होते हैं, वो कभी भी अपना बर्थडे मना सकता है। वूजो मुस्कुराकर हाँ कहता है। तभी मैरी खिड़की से देखती है कि बाहर डबल रेनबो निकला है। वो वूजो को बाहर बुलाती है और कहती है कि वो भी विश करे। वूजो कहता है कि उसे ऐसी बातों पर यकीन नहीं, पर मैरी को देखकर खुद भी विश करता है। मैरी उसकी विश पूछती है, लेकिन वो नहीं बताता। वो उसके पीछे पीछे पूछती रहती है। तभी उसका पैर पानी के पाइप पर फंस जाता है और वो गिरने लगती है। वूजो उसे संभाल लेता है और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। उसी वक्त दूर खड़ा किम दोनों को साथ देख लेता है। किम अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा होता है।
वो बताता है कि वो जेनी की पालतू बिल्ली को उसकी आंटी को लौटाने उस इलाके में आया है। तभी उसकी नजर मैरी और वूजो पर पड़ती है, जो काफी करीब खड़े होते हैं। वूजो मैरी को किस करने ही वाला होता है कि तभी मैरी किम को देख लेती है और झट से नीचे बैठ जाती है। वूजो को भी छुपा देती है। दोनों चुपचाप किम को देखते रहते हैं। किम कुछ देर तक घूरता है पर सोचता है शायद उसे भ्रम हुआ है। उधर मैरी कहती है शायद उसे सब पता चल गया तभी आया है। किम वहां से चला जाता है। मैरी और वूजो इस बारे में बात करते हैं। वूजो कहता है कि बेहतर होगा मैरी सब सच किम को बता दे, लेकिन मैरी कहती है उसे किम पर भरोसा नहीं। वूजो पूछता है कि किम तो हांगकांग में था। मैरी बताती है कि वो लौट आया है और उसने कॉल भी किया था। ये सुनकर वूजो थोड़ा जलने लगता है, लेकिन कहता है कि आखिरकार मैरी उसकी कानूनी पत्नी है, उसे किम के इरादे समझने होंगे। मैरी सोच में पड़ जाती है और सहमति जताती है। अगले सीन में ग्योंग और सांग ह्योन साथ में वर्कआउट कर रहे होते हैं। वहां एक और लेडी आती है जो ग्योंग से बात करती है और बताती है कि सांग ह्योन बहुत रिच, हैंडसम और मशहूर बैचलर है। ग्योंग मुस्कुराती है। तभी वर्कआउट के दौरान वही लेडी अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। ग्योंग तुरंत सीपीआर देने लगती है और सांग ह्योन एम्बुलेंस बुलाता है। तभी दो लड़के वहां से गुजरते हैं। उनमें से एक ग्योंग की फोटो खींचने लगता है। सांग ह्योन उसे देख लेता है, गुस्से में जाकर उसे पीट देता है और मोबाइल से सारी फोटो डिलीट कर देता है। फिर अपनी हुडी ग्योंग को देता है ताकि वो ढक सके। दूसरी तरफ मैरी और सांग बोटे कंपनी में नए पैकेज डिजाइन पर वूजो के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। सबको डिजाइन पसंद आता है। वूजो कहता है कि एनिवर्सरी स्पेशल गिफ्ट के साथ उन्हें एक कार्ड भी भेजना होगा। मैरी बताती है कि एक मॉन्ग की कविताएं आजकल बहुत ट्रेंड में है, वो उसका ऑटोग्राफ लेकर कार्ड पर प्रिंट करवाएगी। सब आइडिया पसंद करते हैं। इसी बीच सांग ह्योन उस लड़के को समझाता है कि अपने अमीर दोस्तों से दूर रहे वरना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो लड़का उसकी बात मान लेता है। ऑफिस में वापस लौटकर मैरी वूजो का मैसेज देखती है। वो उसकी तारीफ कर रहा होता है। मैरी शर्मा जाती है। सांग को लगता है कि वो किम से बात कर रही है क्योंकि उसे उनके ब्रेकअप का पता नहीं होता। तभी ऑफिस में किम पहुंच जाता है। मैरी उसे देखकर हैरान रह जाती है। दोनों अकेले में बात करते हैं। किम पूछता है कि क्या वो रविवार को बोटे पैलेस गई थी। मैरी मना करती है। किम मुस्कुराकर कहता है कि वो अब भी उसी के बारे में सोचता है। जेनी को छोड़ आया है और उसके पास लौटना चाहता है, पर मैरी साफ कह देती है कि वो अब कभी उससे बात नहीं करेगी। तुम और तुम्हारे परिवार ने मुझे और मेरी माँ को बहुत चोट दी। किम कहता है कि उसे यकीन है मैरी जल्द मान जाएगी और चला जाता है। अगले दिन उनका मॉन्क वाला कार्ड डिजाइन तैयार हो जाता है और 4 ट्रकों में स्वीट्स डिलीवरी के लिए भेजे जाते हैं। तभी सेओजुंग को न्यूज दिखती है। वही मॉन्क शराब पीकर फ्लाइट में झगड़ा कर रहा है और वीडियो वायरल हो गया है। सब लोग हैरान। मियंग और युंगसो परेशान हो जाते हैं। मियंग कहती है कि अगर ये स्कैंडल चेयरवुमन को पता चला तो वूजो की टीम की डील खत्म हो जाएगी। वूजो, मैरी और बाकी टीम डिलीवरी रोकने की कोशिश करते हैं। सब ड्राइवरों को कॉल करते हैं। वूनसोक और सेओजुंग बाइक से निकलते हैं और ट्रक तक पहुंचकर कार्ड निकाल लेते हैं। कुछ बॉक्स बचे होते हैं तो मैरी वीडियो कॉल से उन्हें गांठ बांधने का तरीका बताती है। उधर वूजो और मैरी साथ में एक घर पहुंचते हैं जहां डॉग भौंकने लगता है। मैरी डॉग को खाना देती है। वूजो हंसता है। दोनों की नजदीकियां बढ़ती है। कार में वापस लौटते समय मैरी वूजो को थैंक्स कहती है। तभी किम का कॉल आता है। वूजो भी देख लेता है। मैरी बताती है कि किम उससे मिलने आया था। वूजो चुप हो जाता है। किम बार बार कॉल करता है। उसकी सिस्टर आती है और पूछती है कि वो कब जेनी से शादी करेगा। किम नाराज होकर कहता है कि उसे हर वक्त शादी की बात क्यों करनी है। उसकी सिस्टर ताना देती है कि उसने पहले तो मैरी जैसी लड़की से शादी की, अब उसे किसी अमीर लड़की से करनी चाहिए। वो कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए जापान जा रही है और किम को मैरी के साथ सब सुलझाने को कहती है। तब किम गुस्से में कहता है कि वो अपनी सिस्टर और माँ से कहेगा कि मैरी और उसकी माँ से माफी मांगे। वो ऑफिस में जाकर सांग से मैरी के बारे में पूछता है। सांग बताती है कि मैरी काम में व्यस्त है। किम सीधे ऑफिस पहुंच जाता है। वहां मैरी वूजो के साथ होती है और उसे सब सच्चाई बता देती है। वूजो कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं, वो उसका साथ देगा। मैरी उसे गले लगा लेती है। तभी किम भी ऑफिस पहुंच जाता है। वो वूजो और मैरी को साथ देखकर उनका पीछा करता है और बोटे पैलेस तक पहुंच जाता है। वूजो मैरी को घर ड्रॉप करता है। तभी सांग ह्योन बाहर खड़ा होता है। वूजो घर में रुक जाता है और मदद करने लगता है। वो पर्दे टांगता है और मजाक में कह देता है, आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं ना। मैरी चौंक जाती है। गलती से शॉवर ऑन हो जाता है और वूजो भीग जाता है। मैरी उसे तौलिया देती है। वूजो उसे लंच पर बुलाता है और वो मान जाती है। दूसरी तरफ किम घर के बाहर वूजो की कार देख लेता है। उसे याद आता है कि बालकनी में वही दोनों थे। उसे शक हो जाता है। रात में मैरी उनकी शादी की पुरानी फोटो देखती है और कहती है कि उसका और वूजो का स्तर अलग है। वो फोटो फेंकने जाती है तो बाहर किम खड़ा मिलता है। किम ताना मारता है
क्या तुम अब नौकरानी बन गए हो? मैरी कहती है हाँ, ये घर उसकी फ्रेंड का है। किम पूछता है कि वो लड़का कौन है। मैरी कहती है ये तुम्हारा मामला नहीं। किम कहता है कि उसकी माँ और सिस्टर माफी मांगने को तैयार है, पर उसके लहजे से लगता है जैसे वो एहसान कर रहा हो। मैरी गुस्से में कहती है मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, और उसे बाहर निकाल देती है। किम जबरदस्ती अंदर आता है और कहता है क्या तुमने मुझे धोखा दिया? मैरी कहती है चीट की बात तुम कर रहे हो। फिर लाइट बंद कर उसे धक्का देती है। किम गिर जाता है और चोट लगती है। अगली सुबह ग्योंग सांग ह्यून की जैकेट लौटाने आती है, पर सांग उसे इग्नोर कर देता है। वही जंग हान चेयरवुमन से मिलता है, जो कहती है कि वो वूजो के काम से खुश है और जल्द ही उसे चेयरमैन बनाएगी। लेकिन जंग हान के मन में जलन होती है। उसे अपनी फाइल्स में जे कंसल्टेंट के नाम से पैसे ट्रांसफर दिखते हैं। वो उसकी सेकंड वाइफ का अकाउंट होता है जो अमेरिका में रहती है। तभी वूजो कॉफी लेकर आता है। फाइल पर कॉफी गिर जाती है। वूजो मदद करता है और जे कंसल्टेंट का नाम देख लेता है, मगर कुछ समझ नहीं पाता। अंतिम सीन में मैरी अस्पताल में किम की देखभाल कर रही होती है, क्योंकि उसके हाथ में फ्रैक्चर होता है और उसका कोई रिश्तेदार पास नहीं होता। किम कहता है अगर तुम मुझे धोखा भी दे रही थी तो भी मैं माफ कर दूंगा। मैरी गुस्से में कहती है माफी कौन मांग रहा है? लेकिन किम जिद करता है कि अब वही उसकी देखभाल करेगी। वूजो रेस्तरां में उसका इंतजार करता है, पर मैरी नहीं आती। मैरी झूठ बोलती है कि उसकी फ्रेंड अस्पताल में है। बाद में वूजो अस्पताल आता है जहाँ ग्योंग भी होती है। तभी वो देखता है कि मैरी किम के साथ है। किम जानबूझकर उसके करीब आता है। वूजो उसे देखकर गुस्से में बोलता है मैंने कहा था जब ऊंचे इंसान की जरूरत हो तो मुझे बुलाना। मैरी माफी मांगती है। वूजो कहता है हाँ, मैं गुस्से में हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई और तुम्हारे करीब आता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैरी हैरान रह जाती है। वो कहती है कि वो एक डिवोर्स्ड औरत है और वूजो की फैमिली उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वूजो मुस्कुराकर जवाब देता है कि उसे उसकी फैमिली नहीं, खुद को डेट करना है। मैरी हिचकिचाती हुई बोलती है कि वो दोबारा शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, जबकि वूजो के पास शायद कोई सेविंग्स भी नहीं होंगी। वूजो तुरंत बोलता है कि ऐसा नहीं है, उसके पास सेविंग्स है। मैरी ताने मारते हुए कहती है फिर तो सारे पैसे ब्रांडेड कपड़ों पर खर्च कर दिए होंगे। वूजो हंसकर कहता है कि वो तो बस आज मैरी के साथ लंच पर जाने वाला था, इसलिए अच्छे कपड़े पहने हैं। मैरी खुद भी समझ नहीं पाती कि वो क्या बोल रही है। वूजो पूछता है क्या उसे प्रॉब्लम है कि वो उसे लाइक करता है? मैरी मना करती है। तब वूजो कहता है अच्छा, तो अभी जो कुछ कहा उसे भूल जाओ। मैरी हैरानी से पूछती है कि वो कैसे भूल सकती है। वूजो हल्की हंसी में कहता है तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया ना। मैरी तुरंत बोलती है मैंने रिजेक्ट नहीं किया। सीन कट होता है। किम हॉस्पिटल में है और मैरी उसे देखने आती है। उसी वक्त वूजो भी वहां पहुंच जाता है। किम नाराज होकर बोलता है कि मैरी को उसकी केयर करनी चाहिए थी, वो वूजो के साथ क्यों घूम रही है। वूजो कहता है वो मेरे घर की हाउसकीपर है और अब उसे घर जाना चाहिए था, इसलिए मैं लेने आया हूँ। किम रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वूजो उसे धीरे से सुला देता है। थोड़ी देर बाद मैरी को सॉन्ग का टेक्स्ट आता है कि उसे अर्जेंट काम है। वूजो कहता है कि वो किम का ध्यान रख लेगा और मैरी चली जाए। मैरी कहती है कि किम की फैमिली जल्द ही आ जाएगी, इसलिए वो काम खत्म कर वापस आ जाएगी, लेकिन वूजो मना कर देता है। तभी किम गुस्से में चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। वूजो उसे शांत कराने की कोशिश करता है, मगर पास वाले बेड का पेशेंट उसे घूरता है और किम चुप हो जाता है। अगले सीन में चेयरवुमन अपने असिस्टेंट को कहती है कि मिस्टर को द्वारा दी गई फाइल्स को दोबारा चेक करें। तभी वहां जांग हान आता है और किसी डेविड नाम के आदमी के साथ मीटिंग की बात करता है। मीटिंग अच्छी चलती है, लेकिन चेयरवुमन के जाने के बाद डेविड कहता है कि अगर उसे पता चल गया कि उसने यूडस की कंपनी छोड़ दी है तो मुसीबत होगी। जांग हान उसे भरोसा दिलाता है कि ऐसा नहीं होगा। दोनों एक सीक्रेट स्कैम पर साथ काम कर रहे होते हैं। वापस किम और वूजो के पास सीन आता है। वूजो खाना लाया होता है, पर किम नहीं खाता। आखिरकार वूजो खुद खाने लगता है तो किम जलकर खाना छीन लेता है और कहता है कि उसे पता है मैरी डिवोर्स्ड है और वो 5 साल तक किसी और रिलेशनशिप में थी। अब वो मेरे साथ वापस आएगी क्योंकि उसे सिर्फ हैंडसम लड़के पसंद है। वूजो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ मैरी घर पर बैठी वूजो की बातों को याद कर रही होती है। उसके चेहरे पर अनजानी मुस्कान होती है। तभी वूजो का टेक्स्ट आता है, किम सो गया है, मैं हॉस्पिटल से जा रहा हूँ। मैरी रिप्लाई करती है कि उसने उसकी बहुत मदद की, अब वो कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे वूजो को प्रॉब्लम हो। ये पढ़कर वूजो मुस्कुरा देता है। अगले दिन हॉस्पिटल में नर्स वूजो से कहती है कि किम के शरीर से बदबू आ रही है, उसे नहलाना पड़ेगा। वूजो गीले तौलिए से किम को साफ करता है। किम बोलता है धीरे से करो, मेरी स्किन सेंसिटिव है, लेकिन वूजो और जोर से रगड़ देता है। उधर ग्योंग उसी लेडी से कॉल पर बात कर रही होती है जिसे उसने और सॉन्ग ह्योन ने मिलकर बचाया था। वो उन्हें डिनर पर बुलाती है, लेकिन रेस्टोरेंट में ग्योंग की मुलाकात किम की माँ और बहन से हो जाती है। वो माफी मांगने की बजाय उस पर चिल्लाकर चली जाती है।
किम की माँ और बहन हॉस्पिटल पहुंचती है। किम को देखकर रोने लगती है। किसने तेरा ये हाल किया? किम वूजो की तरफ इशारा करता है। वूजो बोलता है, अब आपकी फैमिली आ गई है, मैं जा रहा हूँ, और निकल जाता है। माँ पूछती है, ये फ्रैक्चर कैसे हुआ? बहन बोलती है, वो तो मैरी से मिलने गया था, जरूर उसी ने किया होगा। किम बोलता है, नहीं, मैं उसे माफी मांगने गया था, अब आपको भी उससे माफी मांगनी होगी। किम की माँ पूछती है, जेनी का क्या? किम रोते हुए कहता है, उसने मुझे चीट किया, अब समझ आया कि मैं सिर्फ मैरी से प्यार करता हूँ, अगर वो नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। माँ और बहन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। किम की बहन मैरी को कॉल करती है और कहती है कि उसे किम की केयर करनी चाहिए। मैरी कहती है, आप लोगों ने ही कहा था कि मैं गरीब हूँ और हमारा लेवल मैच नहीं करता, अब मैं किसी का चेहरा नहीं देखना चाहती। वो कॉल काट देती है। ये सब सॉन्ग सुन लेती है। सॉन्ग माफी मांगती है कि उसने झूठ बोला था कि किम ऑफिस में है। मैरी कहती है कि अब वो किम के कॉल्स को इग्नोर करेगी। थोड़ी देर बाद वूजो का कॉल आता है। वो अपनी नई कार में ऑफिस के बाहर मैरी को लेने आता है। मैरी पूछती है, नई कार ली? वूजो हंसकर कहता है, नहीं, ये तो पहले से थी, बस तुम मेरी पहली पैसेंजर हो। वो उसे फूल देता है। मैरी मुस्कुराती है, आज मेरा बर्थडे तो नहीं? वूजो बोलता है, बस तुम्हारे लिए लाया हूँ। घर पहुंचकर मैरी उसे गिफ्ट देती है, लेकिन वूजो कहता है कि वो गिफ्ट नहीं लेगा, बल्कि बदले में रामेन खिलाने आएगा। घर में वो अपनी स्कूल की डायरी दिखाता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि वो बचपन से पैसे सेव करता था, खासकर अपने पेरेंट्स की मौत के बाद से। मैरी डायरी पढ़ते हुए मिसो नाम की लड़की का जिक्र देखती है और पूछती है, ये तुम्हारी क्रश है? वूजो मना करता है, पर मैरी छेड़ने लगती है। तभी वो डायरी छीनने की कोशिश में उसके ऊपर गिर जाता है। दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। वूजो उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी मैरी का पेट गुर्राता है। वो शर्मा कर बोलती है, मुझे भूख लगी है। दोनों हंस पड़ते हैं और साथ में राइस केक और बियर शेयर करते हैं। वो बालकनी में बैठकर बातें करते हैं। मैरी पूछती है, मिसो कौन है? वूजो कहता है, मिसो मतलब मिस्टीरियस गर्ल। मैरी हंसते हुए कहती है, तुम तो कितने इनोसेंट हो। उधर ग्योंग नशे में होती है और सॉन्ग ह्योन उसे घर छोड़ने आता है। वो बोलती है, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? मेरा क्रश मुझे क्यों नहीं चाहता? सॉन्ग ह्योन बोलता है, शायद वो तुम्हें सिर्फ दोस्त या बहन मानता है। ग्योंग रोने लगती है। कार में वो बेहोश हो जाती है और सॉन्ग ह्योन परेशान होकर वहीं रुक जाता है। उधर बारिश तेज हो जाती है। वूजो टैक्सी बुक करता है पर बार बार कैंसिल हो जाती है। वो मैरी को कॉल करता है कि कैब नहीं मिल रही। मैरी कहती है, आज यही रुक जाओ। वूजो मुस्कुरा देता है, जैसे उसे यही चाहिए था। रात में मैरी उसके लिए टी शर्ट लाती है, पर देखती है कि वूजो सो गया है। वो उसे चादर ओढ़ाकर देखती है और धीरे से कहती है, सोते हुए और हैंडसम लगते हो। खुद शर्मा जाती है और अपने कमरे में चली जाती है, पर नींद नहीं आती। आधी रात को बिजली कड़कने लगती है। दोनों डर जाते हैं। वूजो टेक्स्ट करता है, सो गई क्या? मैरी लिखती है, नहीं, बहुत तेज आवाज है। वूजो उसे एक सॉन्ग लिंक भेजता है। दोनों वही सुनते सुनते सो जाते हैं। सुबह चेयरवुमन की असिस्टेंट अकाउंट्स की जांच करती है, लेकिन उसे सब ठीक मिलता है। फिर वही अकाउंटेंट जांग हान से मिलता है और कहता है कि शायद चेयरवुमन को शक हो गया है। जांग हान का चेहरा उतर जाता है। सीन कट होता है। मैरी और वूजो साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वूजो कहता है कि अगर सॉन्ग ह्योन ने उन्हें साथ देखा तो शक नहीं करेगा। दोनों सहमत होते हैं। उधर ग्योंग सुबह उठती है और याद आता है कि कल रात वो नशे में सॉन्ग ह्योन के घर पहुंच गई थी। उसे याद आता है कि उसने कपड़े उतारने की कोशिश की थी और वो कितना एम्बेरेसिंग था। वापस मैरी और वूजो के पास सीन लौटता है। रास्ते में मैरी अपने पसंदीदा आइडल से मिलती है। वूजो जलन में आकर उसके टी शर्ट पर साइन खुद करवाता है और फोटो भी अजीब क्लिक करता है। मैरी गुस्सा हो जाती है। तभी उनके सामने ग्योंग आ जाती है। ग्योंग सब जान चुकी होती है। वो मैरी से मिलकर कहती है कि वो वूजो से दूर रहे, क्योंकि वूजो जल्द ही चेयरवुमन का उत्तराधिकारी बनने वाला है। मैरी हैरान रह जाती है। उसे पहली बार पता चलता है कि वूजो चेयरवुमन का पोता है। ग्योंग बताती है कि वूजो ने सिर्फ इसलिए मदद की क्योंकि मैरी के पिता ने उसकी जान बचाई थी। मैरी उदास होकर अपने होम टाउन लौट जाती है पिता की डेथ एनिवर्सरी के लिए। वहीं वूजो को जब पता चलता है कि ग्योंग ने सब बता दिया तो वो गुस्से में चला जाता है। ड्राइव करते हुए वो बार बार मैरी को कॉल करता है, पर वो फोन घर पर भूल चुकी होती है। मैरी अपने डॉग के साथ टहल रही होती है, बहुत उदास। वो बोलती है, अगर कोई किसी को सच में पसंद करता है तो उसे ओवर एक्साइट नहीं होना चाहिए, बस इंतजार करना चाहिए। तभी उसके सामने कार रुकती है। वूजो बाहर निकलता है। वो पूछता है, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैरी कहती है, घर पर भूल गई। दोनों साथ बैठते हैं। वूजो पूछता है, क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल है? मैरी कहती है, तुमने मेरी मदद सिर्फ मेरे पापा की वजह से की ना? वूजो मना करता है। वो बोलता है, तुम्हारे पापा की वजह से नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो धीरे से मैरी के करीब आता है और उसे किस कर देता है। अगले सीन में मैरी की माँ इंतजार करती दिखाई देती है। वो सोचती है कि आखिर वूजो सियोल से मैरी से मिलने यहाँ क्यों आया है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है।
मैरी जल्दी जल्दी घर आती है, अपने कपड़े बदलती है और निकलने लगती है। माँ पूछती है कि वो इतनी जल्दी कहाँ जा रही है, तो मैरी जवाब देती है कि वूजो आया है और वो उसके साथ बाहर जा रही है। ये कहकर वो तुरंत चली जाती है। वर्तमान में माँ फोन उठाकर मैरी को कॉल करने ही वाली होती है, लेकिन फिर खुद को रोक लेती है। मुस्कुराते हुए कहती है कि शायद दोनों साथ में अच्छा वक्त बिता रहे होंगे, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर मैरी और वूजो साथ होते हैं और पुरानी बातें याद करने लगते हैं। वूजो बताता है कि जब उसके दादाजी को पता चला कि उसके कारण उसके माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था, तो उन्होंने उससे बात करना बंद कर दिया और उसे विदेश भेज दिया। वो कहता है कि बचपन से ही वो अकेले बड़ा हुआ है। मैरी पूछती है कि क्या वो कभी वापस आया था। वूजो मुस्कुराकर कहता है कि हाँ, एक बार आया था। तब वो मैरी के लिए जूस का डिब्बा भी लाया था। मैरी को याद आता है कि उस दिन उसके पिता की डेथ एनिवर्सरी थी और उसे वही जूस का बॉक्स मिला था। वूजो कहता है कि उसने उसकी माँ की बातें सुनी और वहां से चला गया। मैरी कहती है कि उसे कुछ देर और रुकना चाहिए था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वूजो के जाने के बाद मैरी की माँ कहती है, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने वूजो की जान बचाई थी और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। वर्तमान में ये सुनकर वूजो के चेहरे पर सुकून आ जाता है। फिर मैरी बताती है कि वो अपने पिता के साथ अक्सर इसी जगह आया करती थी। एक बार जब वो रो रही थी तो उसके पिता अचानक आए और उसे अपने कंधे पर उठा लिया। तब वो डर भूल गई थी। मैरी आसमान की ओर इशारा करते हुए एक तारा दिखाती है और कहती है, वो मेरे पापा है। वूजो मुस्कुराकर कहता है, वो तारा नहीं, सैटेलाइट है। मैरी गुस्से में उसे घूरती है। फिर वूजो उसे हंसाने लगता है और मजाक में उसे अपने कंधे पर उठा लेता है, जैसे उसके पापा करते थे। तभी उसका पैर फिसल जाता है और दोनों गिर जाते हैं। फिर दोनों हंसने लगते हैं। हंसी के बीच वो एक दूसरे को देखते हैं और धीरे धीरे करीब आकर किस कर लेते हैं। अगले सीन में ग्योंग को दिखाया जाता है, जो अकेली बैठी रो रही होती है। उसे याद आता है कि उसने वूजो को रोकने की कोशिश की थी और कहा था कि वो मैरी से सिर्फ गिल्ट की वजह से लगाव रखता है, लेकिन वूजो ने साफ कहा था, मैं सच में मैरी को पसंद करता हूँ और तुम मेरी जिंदगी में दखल मत दो। ये याद करके ग्योंग के आंसू निकल आते हैं। तभी वहाँ सांग ह्योन आता है और पूछता है कि वो यहाँ अकेली क्यों बैठी है। ग्योंग कहती है आज उसकी रनिंग नहीं है, तो वो यहाँ बस ऐसे ही आई है। सांग ह्योन मुस्कुराकर कहता है कि वो रोज रनिंग करता है। फिर मजाक में पूछता है, क्या तुमने अपने बचपन के दोस्त को कॉन्फेस किया? ग्योंग झिझकते हुए कहती है कि वो वैसे भी उतनी सुंदर नहीं है। सांग ह्योन कहता है कि वो उसे मजबूर नहीं करेगा कुछ कहने के लिए, पर वो चाहे तो उसके साथ रनिंग कर सकती है। ये कहकर वो भागने लगता है और ग्योंग भी उसके पीछे दौड़ पड़ती है। दौड़ते दौड़ते जब वो आगे निकल जाती है तो रुककर रोने लगती है, मुझसे सब गड़बड़ हो गया, मुझे उनके बीच नहीं आना चाहिए था। सांग ह्योन उसकी बातें सुन लेता है। अगले सीन में वूजो मैरी के घर में होता है। मैरी की माँ उसे कंबल देती है और कहती है कि ज्यादा तनाव न ले। फिर वो मैरी से पूछती है कि वूजो यहाँ क्यों आया है। मैरी कहती है कि वो बाद में सब बताएगी और अपने कमरे में चली जाती है। माँ खुद से कहती है, इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। रात को मैरी सोने की कोशिश कर रही होती है, तभी वूजो का टेक्स्ट आता है, मेरे कमरे में आओ। मैरी चुपके से उठती है और उसके कमरे में जाती है। पहुंचकर देखती है कि वूजो ने उसे बस एक कीड़े को भगाने के लिए बुलाया है। मैरी गुस्से में कहती है, ये तो तुम्हें खा भी नहीं जाएगा। कीड़ा भगाने के बाद वो जाने लगती है। तभी वूजो उसे अचानक गले लगा लेता है और कहता है, तुम कितनी स्ट्रांग हो। मैरी मुस्कुरा देती है, लेकिन तभी दरवाजे पर नॉक होती है। उसकी माँ आती है। वूजो तुरंत मैरी को अपने कंबल के नीचे छुपा लेता है। माँ कुछ पूछती है और फिर चली जाती है। वूजो कहता है, रुको, अभी मत जाओ, तुम्हारी माँ अभी बाहर है। पर जब मैरी बाहर झांकती है तो कोई नहीं होता। दोनों फिर एक दूसरे को देखते हैं और धीरे से गले लगते हैं। सुबह वूजो उठकर मैरी के कमरे में झांकने जाता है। तभी माँ पीछे से आ जाती है और कहती है, नाश्ता कर लो। तीनों साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। माँ कहती है, तुम्हें पता है ना, मैरी तलाकशुदा है। मैंने ही उसे रजिस्ट्रेशन के लिए मजबूर किया था, पर अब पछता रही हूँ। मैरी शर्मिंदा होकर कहती है, माँ बस कीजिए। लेकिन माँ आगे कहती है, कल रात तुम दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए सो रहे थे, तब तुम्हें याद नहीं आया? ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। फिर माँ कहती है, मैं बस चाहती हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे। अगर तुम्हारे परिवार को कोई दिक्कत हो तो उसे कभी चोट मत पहुंचाना। वूजो नम्रता से जवाब देता है, मेरे परिवार में बस मेरी दादी है और वो ऐसा नहीं सोचती। फिर तीनों मैरी के पिता की कब्र पर फूल चढ़ाने जाते हैं। वूजो उन्हें धन्यवाद कहता है। माँ मुस्कुराकर कहती है, जिस बच्चे को तुम्हारे पापा ने बचाया था, आज वही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। शायद ये किस्मत थी। उसी वक्त मैरी की छोटी बहन सोरी का वीडियो कॉल आता है। जब वो वूजो को देखती है तो हैरान होकर पूछती है, क्या तुमने सर्जरी करवाई है? मैरी हंसते हुए कहती है, मैं बाद में सब समझाऊंगी। सोरी बताती है कि जिस रेस्टोरेंट में वो काम करती है वो बंद होने वाला है, इसलिए वो जल्दी कोरिया लौटेगी। मैरी और वूजो बाद में उसकी माँ के रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, जहाँ माँ ने उनके लिए बहुत सारा खाना पैक कर रखा होता है।
मैरी टूटे कैबिनेट को देखकर कहती है, ये कभी भी गिर सकता है। लेकिन माँ कहती है, मैं इसी के साथ कंफर्टेबल हूँ। फिर दोनों बीच पर जाते हैं। वहां मैरी कहती है, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं सांग ह्यून को सब सच्चाई बता दूंगी, चाहे वो मुझ पर केस भी कर दे, अब मैं सब संभालूंगी। वो जो कहता है, तुम जो भी फैसला लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उधर मियंग जंग हान के लिए पैकिंग कर रही होती है। वो कहती है, जब भी तुम यूएस जाते हो हमें भूल जाते हो, तुम्हें वूजो के बजाय युंगसो के बारे में सोचना चाहिए। जंग हान कहता है, मैं सब जानता हूँ कि कब क्या करना है। युंगसो अपने पिता को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है और बातों बातों में कहता है कि उनकी एनिवर्सरी आने वाली है, लेकिन जंग हान अपनी दूसरी पत्नी से चैट में बिजी रहता है। युंगसो के चेहरे पर गुस्सा झलकता है, उसे अब सब पता चल गया है। चेयरवुमन से एक रिपोर्टर इंटरव्यू लेती है उनकी बेकरी के 80 साल पूरे होने पर। उनके जाने के बाद मियंग आती है और कहती है, आप हमेशा वूजो को ही आगे बढ़ाती है, जबकि युंगसो उम्र में बड़ा है और उसी को सीईओ बनना चाहिए। चेयरवुमन कहती है, वो भी तुम्हारी तरह फेलियर है। गुस्से में मियंग कहती है, अगर हमें हमारा हक नहीं मिला तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। उधर फर्नीचर शॉप में किम की माँ और सिस्टर होती है। वहीं मैरी और वूजो भी आते हैं। वूजो कहता है कि वो मैरी की माँ के रेस्टोरेंट के लिए नया फर्नीचर लेना चाहता है। मैरी मना करती है, पर वूजो कहता है, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तभी किम की सिस्टर उनकी फोटो लेकर किम को भेज देती है। किम फोटो देखकर गुस्से में बोलता है, ये दोनों सिर्फ बॉस और क्लाइंट नहीं लगते। वो वूजो की जानकारी निकालने लगता है और उसे पता चलता है कि वूजो चेयरवुमन का ग्रैंडसन और कंपनी का नेक्स्ट सीईओ है। किम सदमे में पड़ जाता है। एपिसोड के आखिर में मैरी घर में अकेली होती है। तभी डोरबेल बजती है। वो समझती है कि वूजो आया है, लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने किम खड़ा होता है। उसके हाथ में उनका मैरिज सर्टिफिकेट होता है। वो गुस्से में कहता है, फेक मैरिज का ड्रामा बहुत अच्छा किया तुमने मैरी। जब किम इंश्योरेंस ऑफिस जाता है ताकि वो अपने और मेरी के नाम वाला इंश्योरेंस अपने नाम पर करवा सके, वहाँ स्टाफ उसे एक प्रिंट आउट देता है और कहता है कि उसे शादी का सर्टिफिकेट और तलाक का सर्टिफिकेट जमा करना होगा। किम जब कागज देखता है तो उसे तलाक की तारीख नहीं मिलती। वो स्टाफ से पूछता है और वो बताती है कि उनका तलाक अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि डिवोर्स एग्रीमेंट अब तक सबमिट नहीं हुआ। ये सुनकर किम हैरान रह जाता है और मुस्कुराने लगता है। उसे लगता है कि मेरी अभी भी उससे प्यार करती है और शायद सिर्फ उसका टेस्ट ले रही थी। वो फूल लेकर मेरी के घर पहुंचता है। नीचे कुछ महिलाएं घर से निकलती हुई कहती है कि ये घर एक नवविवाहित जोड़े को मिला है और पति तो बहुत भाग्यशाली है। किम उनकी बातों को अनसुना करता है, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि उसने भी इसी घर की लॉटरी का एड देखा था। वो सर्च करता है और आर्टिकल में मेरी और वूजो की फोटो देखकर समझ जाता है कि मेरी ने सब झूठ बोला था। किम गुस्से में मेरी के घर पहुंचता है। मेरी उसे देखकर डर जाती है और कहती है कि वो पुलिस को बुलाएगी। किम कहता है कि उसने भी फ्रॉड किया है तो वो भी पुलिस को बुलाएगा। वो शादी का सर्टिफिकेट दिखाते हुए बताता है कि उनका तलाक अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। मेरी ये सुनकर चौंक जाती है। घर के अंदर दोनों की बात होती है और मेरी उसे पूरा सच बता देती है। किम कहता है कि अब वूजो को इस सब से दूर कर दे और वो दोनों इस घर में आराम से रहें, लेकिन मेरी मना कर देती है और कहती है कि उसने कई बार किम को कॉल किया था पर उसने कभी रिसीव नहीं किया और उसने उसे धोखा भी दिया था, इसलिए अब वो उसके साथ नहीं रह सकती। किम गुस्से में कहता है कि अगर मेरी ने ऐसा नहीं किया तो वो सांग ह्यून को सब सच बता देगा। मेरी कहती है कि वो खुद जाकर सच बता देगी। किम उसे रोकता है और धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो वूजो का राज सबके सामने खोलेगा, सबको बताएगा कि नया सीईओ एक शादीशुदा औरत के साथ रिलेशन में है। मेरी डर जाती है और चुप हो जाती है। दूसरी तरफ वूजो मेरी को कॉल करके मिलने के लिए कहता है, पर मेरी बोलती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वूजो को लगता है कि मेरी उसकी दादी की बातों से आहत हुई है। वो चेयरवुमन से मिलने जाता है जो बताती है कि जे कंसल्टेंट नाम की कंपनी को जांग हान ने अमेरिका की सभी ब्रांच संभालने के लिए अपॉइंट किया है और अब कंपनी के पावर उनके हाथ से जा सकते हैं। वूजो शॉक्ड रह जाता है। अपने ऑफिस में वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देखता है और पाता है कि ऐसा ही एक पेपर उसने पहले जांग हान के पास भी देखा था। वो अपने आदमी जॉन को कॉल करता है और जे कंसल्टेंट के बारे में इंक्वायरी करने को कहता है। अगले दिन मेरी परेशान रहती है। सोंग उससे पूछती है क्या हुआ, पर वो कुछ नहीं बताती। उसका दिमाग सिर्फ किम की धमकियों में उलझा था। उधर वूजो भी मेरी के बारे में सोच रहा था और उसका मूड ठीक करने की सोच रहा था। तभी वो युंगसो और वुनसो को अपनी गर्लफ्रेंड्स का मूड ठीक करने की बातें करते हुए सुनता है और उनकी बातों के नोट्स लेने लगता है। वूजो मेरी को कॉल करता है और उसे डेट पर बुलाता है, पर मेरी कहती है कि उसे बहुत काम है। वूजो कहता है कि वो कभी उसे टाइम नहीं देती। मेरी बोलती है कि कंपनी की 80th एनिवर्सरी के बाद वो उससे मिलेगी। कॉल खत्म होते ही वूजो को जॉन का मेल मिलता है। उसमें लिखा होता है कि जे कंसल्टेंट की मालकिन एक कोरियन महिला है जिसका नाम जेसिका है। उसका पहले एक रेस्टोरेंट था
जो अब बंद है, और उसका एक बेटा भी है। वूजो कंफ्यूज हो जाता है कि उसका जांग हान से क्या रिश्ता है। दूसरी ओर मी यंग एक फॉर्च्यून टेलर के पास जाती है, जो कहता है कि कोई उसे धोखा देने वाला है। मी यंग को शक होता है कि उसकी माँ ही ऐसा करेगी। वो जांग हान को कॉल करती है, जो उसे शांत रहने को कहता है। वहीं पास में जेसिका ये बातें सुनती है और पूछती है कि वो मी यंग को कब तलाक देगा। जांग हान बोलता है कि अभी सही वक्त नहीं है। जेसिका गुस्से में कहती है कि उसका कोरिया में 27 साल का बेटा है और वो ऐसे नहीं रह सकती। जांग हान बाहर से तो मान जाता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ झलकता है कि उसके मन में कुछ और चल रहा है। तभी जांग हान का बेटा हेनरी स्कूल से लौटता है और उसके साथ मेरी की बहन सोरी होती है। जेसिका उसे पैसे देकर जल्दी भेज देती है ताकि वो जांग हान से न मिल पाए। दूसरी ओर मेरी को वूजो का मैसेज मिलता है कि एक अर्जेंट मीटिंग है, वो ऑफिस जल्दी आए। मेरी सोचती है कि शायद वूजो डिजाइन को लेकर बात करना चाहता है, पर वूजो उसे बाहर ले जाता है जहां उसने मेरी का फेवरेट खाना लाया होता है। वो बोलता है कि मीटिंग ऑफिस में नहीं, नेचर के बीच बेहतर लगती है। वूजो कहता है कि मेरी को अपनी दादी की बातों की वजह से इतना नहीं सोचना चाहिए, पर मेरी कहती है कि उनकी जिंदगी अलग है, वो कभी एक नहीं हो सकते। वो बताती है कि वो कर्ज में है और ये घर भी फ्रॉड है, इसलिए वूजो को उससे दूर रहना चाहिए। वो ब्रेकअप की बात करती है और चली जाती है। वूजो कुछ नहीं कह पाता। बस में बैठी मेरी उनकी यादों में खो जाती है और रोने लगती है। उधर वूजो उसे टेक्स्ट करता है कि जब भी उसका मूड ठीक हो वो उससे बात करे, वो इंतजार करेगा। ये पढ़कर मेरी और ज्यादा इमोशन हो जाती है। इस बीच ली सेयोंग मेर के साथ कार में होता है और सांग ह्यून गाड़ी चला रहा होता है। मेर कहता है कि अगर उसे बोटे पैलेस में घर नहीं मिला तो वो उनके नए स्टोर को परमिशन नहीं देगा। मेर के जाने के बाद ली सेयोंग सांग ह्यून को याद दिलाता है कि उसने कभी उसके लिए अमेरिका में पढ़ाई की रिक्वेस्ट की थी और अब वही उसकी बात नहीं मान रहा। सांग ह्यून कहता है कि फिलहाल कोई घर खाली नहीं है और 10 महीने लगेंगे। ली सेयोंग उसे जल्द कुछ करने को कहता है। वूजो को उसी वक्त ग्योंग का मैसेज आता है। वो माफी मांगती है और डिनर के लिए बुलाती है, पर वूजो मना कर देता है। ग्योंग को लगता है कि वूजो और मेरी का ब्रेकअप हो गया है। बाद में वो सांग ह्यून से मिलती है और दोनों बात करने लगते हैं। सांग ह्यून अपने प्रॉब्लम्स बताता है और ग्योंग कहती है कि उसे ली सेयोंग की कंपनी छोड़ देनी चाहिए जहां उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती। सांग ह्यून उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। अगले दिन ऑफिस में वूजो मीटिंग में होता है। सोजन कहती है कि आज उसका बर्थडे है, इसलिए वो सबको लंच ट्रीट देगी, पर मेरी नहीं आती, जिससे वूजो का मूड खराब हो जाता है। बाहर जाते वक्त मेरी को एक कैक्टस दिखता है और उसे वूजो से पहली मुलाकात याद आ जाती है। वो हल्के से मुस्कुराती है। उसी रात वूजो मेरी के घर आता है और उसे कॉल करता है, पर मेरी लाइट्स ऑफ करके कॉल इग्नोर कर देती है। वूजो उदास होकर चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में सिक्योरिटी वूजो को सीसीटीवी रूम में बुलाती है। वहां किम की फुटेज दिखाई जाती है, जो ऑफिस स्टाफ से वूजो के बारे में पूछ रहा था। अब उसे पता चल चुका था कि वूजो चेयरवुमन का पोता है। वूजो तुरंत मेरी को कॉल करता है, पर कॉल नहीं लगता, इसलिए वो उसके घर की तरफ दौड़ पड़ता है। वही किम मेरी से मिलने आया होता है। मेरी बताती है कि उसने वूजो से ब्रेकअप कर लिया है और अब वो उसे परेशान न करे, पर किम उसके सामने घुटनों पर बैठकर कहता है कि वो अब हमेशा मेरी के साथ रहना चाहता है। मेरी मना कर देती है और कहती है कि वो सांग ह्यून को सब सच बता देगी। तभी किम उसे रोकता है और हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वूजो आ जाता है और किम को मुक्का मार देता है। किम धमकी देता है कि वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। वूजो उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें किम खुद कह रहा था कि वो इस घर का मालिक है। वूजो कहता है कि अगर वो मालिक है तो फ्रॉड भी उसी ने किया है। किम बिना कुछ बोले चला जाता है। वूजो मेरी को कहता है कि उसे पहले सच बता देना चाहिए था। मेरी रोते हुए कहती है कि वो डर गई थी। वूजो उसे भरोसा दिलाता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और सब मुआवजा खुद भरेगा। ये कहकर वो मेरी को किस करता है। अगली सुबह वूजो ऑफिस में एनिवर्सरी की गेस्ट लिस्ट देखता है, जिसमें सांग ह्यून का नाम देखकर हैरान रह जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि सांग ह्यून जापान जा रहा है और प्रोग्राम में नहीं आएगा, जिससे वूजो को राहत मिलती है। इवेंट के दिन मेरी भी तैयार होकर आती है, पर नर्वस थी। वूजो उसे दादी से मिलवाता है, पर भीड़ की वजह से दादी बात नहीं कर पाती। तभी जांग हान घोषणा करता है कि बोटे कंपनी के सीईओ और सांग ह्यून भी आने वाले हैं। वूजो घबरा जाता है और मेरी को बाहर बुलाता है। वो कहता है कि अगर वो दोनों आए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मेरी कहती है कि उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए, पर वूजो उसे जाने को कहता है। जब मेरी जाने लगती है तो चेयरवुमन उसे रोककर पूछती है कि क्या उसका और वूजो का कोई निजी रिश्ता है। मेरी हाँ कहती है। चेयरवुमन कहती है कि वो बाद में बात करेगी और चली जाती है, लेकिन उनकी सारी बात सांग ह्यून सुन लेता है। वो किसी को कॉल करके कहता है मेर को नया घर मिल जाएगा। तभी वो वूजो को देखता है और पूछता है कि उसका और मैरी का रिश्ता असली है या नकली। वूजो चुप रहता है। तभी गयोंग वहां आती है
और कहती है कि उसे संगयोन से अकेले में बात करनी है। वूजो तुरंत वहां से चला जाता है। संगयोन गयोन से पूछता है कि वो वूजो को कैसे जानती है, तो वो कहती है कि वो उसे बचपन से जानती है। संगयोन समझ जाता है कि वूजो वही लड़का है जिसे गयोन पसंद करती थी। गयोंग उसे बताती है कि वूजो और मैरी की शादी नकली है। संगयोन कहता है कि तो उसे उन पर धोखाधड़ी का केस करना होगा, पर गयोंग बोलती है कि उसे पता है संगयोन को वो घर क्यों चाहिए। वो संगयोन से एक डील करना चाहती है। संगयोन पूछता है कि वो उसकी बात क्यों माने। तब गयोंग एक वीडियो दिखाती है जिसमें लिसियोंग और मेयर घर को लेकर गुप्त रूप से बात कर रहे थे। ये वीडियो गयोंग की कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ था जब वो संयोग से वहां पहुंची थी। गयोंग कहती है कि या तो संगयोन वूजो को सुरक्षित रखे, वरना वो ये वीडियो लीक कर देगी, जिससे सबको पता चल जाएगा कि लॉटरी भी फर्जी थी। संगयोन चुप रह जाता है। बाद में लिसियोंग और संगयोन घर लौट रहे होते हैं। लिसियोंग पूछता है कि घर की प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। संगयोन झूठ बोल देता है कि वो किसी हल पर काम कर रहा है। लिसियोंग बताता है कि डेविड ने होटल छोड़ दिया, लेकिन उसी होटल के नाम पर एक बड़ा फूलों का स्टैंड भेजा है। फ्लैशबैक में दिखता है कि चेयरवुमन जांगान लिसियोंग को विदा कर रही थी। तभी संगयोन को फूलों पर डेविड का नाम दिखता है और वो शक में पड़ जाता है। चेयरवुमन की झिझक देखकर उसे यकीन हो जाता है कि कुछ छिपाया जा रहा है। वो अपनी असिस्टेंट से कहती है कि डेविड की पूरी जानकारी तुरंत निकालो। ये बातें जांगान सुन लेता है। दूसरी तरफ वूजो मैरी को घर छोड़ता है और बताता है कि संगयोन ने उससे सच पूछा था। शायद उसे सब पता चल गया। मैरी घबराती है, पर वूजो कहता है कि गयोंग सब संभाल लेगी। वो कहता है कि आज वो मैरी को अपनी दादी से मिलाने वाला था, पर वक्त नहीं मिला। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वहां सोरी आ जाती है। सोरी कहती है कि वो आज ही अमेरिका से लौटी है और मैरी से मिलने आई थी। वूजो को देखकर वो कहती है, मैरी तुम बहुत लकी हो। फिर हंसकर कहती है कि वूजो के होंठों पर लिपस्टिक लगी है। मैरी झट से साफ करने लगती है। वूजो शर्माकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में जांगान चेयरवुमन से मिलने आता है और कहता है कि डेविड ने उनके साथ धोखा किया है। जो यूएस प्रोजेक्ट वो चला रहा था वो सब फेक था। चेयरवुमन घबराकर दवा लेने लगती है, पर गिर जाती है। जांगान मौका देखकर उसकी दवा बदल देता है। फिर बोलता है कि अब यूएस का सारा पैसा उसके पास है और उसका कंसल्टेंट भी उसी की कंपनी है। वो कहता है कि चेयरवुमन ने कभी उसे कुछ नहीं दिया, इसलिए अब पूरी कंपनी उसी की होगी। वो मुस्कुराते हुए चला जाता है, जबकि चेयरवुमन बेहोश पड़ी रहती है। इसके बाद मियंग, युंगसो और वूजो चेयरवुमन को लेकर अस्पताल आते हैं। गयोंग और उसके पिता डॉक्टर चेकअप करते हैं और बताते हैं कि अगर वो जल्द होश में नहीं आई तो उनकी जान जा सकती है। सब सदमे में है। जांगान झूठे आंसू बहाता है और फिर किसी को कॉल करके कहता है, अब हमारा अगला प्लान शुरू होगा। कुछ ही घंटों में उनकी कंपनी के फेक प्रोजेक्ट्स की खबर मीडिया में फैल जाती है। बाहर पत्रकारों की भीड़ होती है। जांगान कहता है कि बीक्यू कंपनी को उन्हें भारी रकम लौटानी होगी। वूजो अब किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा। तभी चेयरवुमन की असिस्टेंट वूजो को बताती है कि चेयरवुमन ने खुद उसे डेविड की जांच करने को कहा था, तो फिर वो पहले से इस धोखे के बारे में कैसे जान सकती थी। वूजो को शक हो जाता है कि ये सब जांगान का ही काम है। वूजो दादी से कहता है, अब मेरे पास आप ही है, प्लीज उठिए। तभी मैरी उसके पास आती है। वो कहती है कि वो उसके साथ है, उसे सब शेयर करना चाहिए। वूजो सब बताता है। मैरी कहती है कि अगर उसे जांगान पर शक है तो उसे खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। वूजो उसे गले लगा लेता है। ये देखकर गयोंग उदास होकर बाहर चली जाती है। बार में संगयोन आता है और गयोंग से कहता है कि वूजो उसे पसंद नहीं करता, फिर भी वो उसके लिए इतना सब क्यों कर रही है। गयोंग जवाब देती है, जिससे प्यार करते हैं उसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। वो कहती है कि अगर किसी ने तुम्हारी मदद की है तो जिंदगी भर गिल्ट में जीने के बजाय उसे चुका देना चाहिए। संगयोन मुस्कुरा देता है। दूसरे सीन में जेसिका को कोरिया लौटते हुए दिखाया जाता है। असल में वो भी जांगान की पार्टनर होती है। वो बताता है कि बीक्यू कंपनी भी उसी की है और उसने चेयरवुमन की 80 साल पुरानी कंपनी बेचने की योजना बना ली है। जेसिका मुस्कुराकर कहती है कि उससे पहले उसे एक चीज चाहिए और जांगान उसे मियंग के साथ डिवोर्स पेपर्स दे देता है। ऑफिस में सबको खबर मिलती है कि अब बीक्यू कंपनी उनकी मैनेजमेंट संभालेगी। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ अपनी नौकरी जाने के डर से नए रिज्यूमे तैयार करने लगते हैं। वूजो सब देखता है। वो मैरी को बताता है कि बीक्यू की ओनर सिल्विया नाम की महिला है, पर जब वो फोटो दिखाता है तो मैरी चौंक जाती है। वो तो जेसिका ही है। मैरी सोरी की फोटो दिखाती है और बताती है कि वो जिस रेस्टोरेंट में काम करती थी उसकी ओनर भी यही जेसिका थी। दोनों को समझ आता है कि जेसिका ही असली विलन है। मैरी कहती है कि कल मीटिंग में वूजो को जांगान की सच्चाई सामने लानी होगी। अगले दिन मीटिंग होती है वूजो, युंगसो, जांगान और जेसिका के बीच। जेसिका और जांगान दोनों ये दिखाने का नाटक करते हैं कि वो एक दूसरे को नहीं जानते। वूजो जब कर्मचारियों के वेतन की बात करता है तो जेसिका मना कर देती है
और कहती है कि वो कंपनी की फैक्ट्रियां बेच देगी। जांगहान तुरंत उसका साथ देता है। वूजो गुस्से से बाहर निकल जाता है। इसी बीच युंगसो को जांगहान के दराज में डिवोर्स एग्रीमेंट मिलता है, पर वो अपनी माँ से कुछ नहीं कहता। बाद में वो चेयरवुमन के होश में आने की झूठी खबर फैलाता है ताकि जांगहान का रिएक्शन देख सके। रात में जेसिका अस्पताल पहुंचती है, जहां वो चेयरवुमन को जहर का इंजेक्शन देने वाली होती है। तभी वूजो वहां पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। पुलिस आकर जेसिका को अरेस्ट कर लेती है। सबको अब पता चलता है कि वूजो और मैरी ने पहले से ही ये जाल बिछाया था ताकि असली गुनहगार सामने आ सके। जेल में जांगहान जेसिका से मिलने आता है। जेसिका कहती है कि अगर वो जल्दी बाहर आई तो अपने बेटे हेनरी को लेकर अमेरिका चली जाएगी। जांगहान मुस्कुराकर चला जाता है। आखिर में वूजो जांगहान से मिलता है और कहता है कि उसे सब सच पता है। जांगहान रोने का नाटक करता है, कहता है कि जेसिका ने उसे ब्लैकमेल किया था। वूजो उसकी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। तभी युंगसो एक पेन ड्राइव देता है जिसमें जांगहान की कार से रिकॉर्ड की गई कॉल्स होती है। वूजो को उनमें से कुछ खास नहीं मिलता, इसलिए वो खुद जेल में जाकर जेसिका से मिलता है। वो कहता है कि जांगहान अब उसके और हेनरी दोनों को छोड़ने की प्लानिंग कर रहा है। जेसिका हैरान हो जाती है और बोलती है, अगर तुम हेनरी को बचाने का वादा करो तो मैं सब सच बता दूंगी। उधर जांगहान जेसिका के घर जाता है और पुराना सामान खोजता है। उसे कुछ नहीं मिलता। फिर उसकी नजर हेनरी के फेवरेट सॉफ्ट टॉय पर पड़ती है। वो उसे फाड़ देता है और उसमें से एक पुराना फोन और पेन ड्राइव निकलते हैं। फोन में उस दिन के मैसेज होते हैं जिस दिन वूजो के माता पिता की मौत हुई थी। फ्लैशबैक में दिखता है कि जेसिका ही वो ट्रक ड्राइवर थी जिसने उनकी कार को ब्लॉक किया था, जिससे वो पुल से गिर गए। पेन ड्राइव में कॉल रिकॉर्डिंग होती है जिसमें जांगहान और जेसिका प्रेसिडेंट को मारने की साजिश कर रहे थे। जैसे ही जांगहान ये सब लेकर बाहर निकलता है, वूजो सामने आ जाता है और गुस्से से पूछता है, क्या ये सब तुमने किया? फ्लैशबैक में वूजो जेसिका के सामने खड़ा होता है। जेसिका सीधे उससे कहती है, अगर तुम ये वादा करो कि तुम हेनरी को सुरक्षित रखोगे तो मैं तुम्हें सारे सबूतों के बारे में बता दूंगी। वूजो बिना देर किए वादा कर देता है। जेसिका बताती है कि उसके घर में हेनरी का एक सॉफ्ट टॉय रखा है और उसके अंदर एक फोन और एक पेन ड्राइव छुपी हुई है। सबूत लेने के बाद वूजो को हेनरी को जेजू आइलैंड ले जाकर वहां जेसिका की एक रिश्तेदार के पास छोड़ना होगा। ये कहकर जेसिका जाने लगती है। तभी वूजो जेसिका की गर्दन पर एक टैटू देख लेता है और उसी पल उसे अपने माता पिता की एक्सीडेंट वाली रात याद आ जाती है। उस रात उसने जेसिका को वही देखा था। ये सब याद आते ही वूजो की सांसें तेज होने लगती है और वो घबराकर जेल से बाहर निकल आता है। मैरी उसके पास आकर उसे शांत करती है। वूजो उसे सारी बात बता देता है। मैरी कहती है, मैंने सुना है जेसिका पहले तुम्हारी कंपनी में काम करती थी। वूजो हैरान रह जाता है। मैरी उसे बताती है कि हुई ने पहली बार को देखा था, तभी उसे शक हो गया था क्योंकि जेसिका पहले जैंग हा की सेक्रेटरी रह चुकी थी। फिर मैरी बताती है कि जेसिका और जैंग हा पूरे 25 साल से साथ काम कर रहे थे और वूजो समझ जाता है कि उसके माता पिता के एक्सीडेंट का प्लान भी जैंग हा ने ही बनाया था। प्रेजेंट में जैंग हा सारे सबूत देख रहा होता है। वो एक रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें जेसिका कह रही होती है कि प्रेसिडेंट को सब पता चल गया है और प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि वूजो के पिता होते हैं। अतीत में वूजो के पिता को जेसिका और जैंग हा के अफेयर का पता चल गया था और वे जैंग हा को एक्सपोज करने वाले थे, लेकिन जैंग हा उनके पैरों पर गिरकर कहता है, मियांग के बारे में सोचिए, वो तो आपकी बहन है। पिता पिघल जाते हैं और उसे एक और मौका दे देते हैं, लेकिन उसी समय जैंग हा ने उन्हें मार देने का प्लान बना लिया था। वूजो भीतर ही भीतर गुस्से से भरा होता है पर कुछ नहीं कहता। जैंग हा जैसे ही घर से बाहर निकलता है, पुलिस पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। पुलिस उसे फ्रॉड के केस में गिरफ्तार कर लेती है और बताती है कि डेविड भी पकड़ा जा चुका है। तभी वूजो पहुंचता है और कहता है, मेरे माता पिता का मर्डर भी जैंग हा ने किया है। जैंग हा कहता है, वो केस तो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन वूजो जवाब देता है, मैंने वो केस फिर से खोल दिया है। वूजो एक वीडियो दिखाता है जिसमें जैंग हा जांच अधिकारी को रिश्वत देता हुआ दिखाई देता है। पुलिस उसे ले जाती है। कोर्ट में जैंग हा पर मर्डर, फ्रॉड, चीटिंग, अवैध शादी, मनी लॉन्ड्रिंग, मिस्टर को के मर्डर और चेयरवुमन को मारने की कोशिश जैसे कई गंभीर आरोप लगते हैं। जज उसे डेथ पेनल्टी सुना देते हैं। जैंग हा चीखता रहता है लेकिन कोई नहीं सुनता। मियांग चेयरवुमन के साथ खड़ी होती है और रोते हुए कहती है, मैं उसका सामना भी नहीं कर सकती, उसने बहुत गलत किया है। वहीं दूसरी ओर वूजो अपने माता पिता की कब्र पर जाता है। मैरी भी उसके साथ होती है। वूजो अपने माता पिता से दिल की बातें करता है और मैरी उन्हें देख कर कहती है, मैं हमेशा वूजो का ध्यान रखूंगी और उसे खुश रखूंगी। हॉस्पिटल में चेयरवुमन को होश आ जाता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। वूजो मैरी को कॉल करके बताता है कि चेयरवुमन ठीक है। कॉल कट होते ही मियांग वहां आ जाती है। वूजो से माफी मांगती है। वो रोते हुए कहती है, मैंने बचपन से ही तुम्हें खुद से दूर रखा,
तुम्हें कभी प्यार नहीं दिया। अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, और जैंग हा की वजह से जो भी नुकसान हुआ है मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। वो जो धीरे से कहता है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अगर मैं अपनी आंटी से ही बात नहीं करूंगा तो मेरी फैमिली ही खत्म हो जाएगी। मेरा तो कोई और परिवार ही नहीं। ये सुनकर मियांग फूट कर रोने लगती है और वूजो उन्हें संभालता है। अगले सीन में वूजो और मैरी सैंग हायोन के घर जाते हैं और उसे पूरा सच बता देते हैं। बाहर निकलते हुए मैरी कहती है कि उसका मन हल्का हो गया है और वो इस घर से शिफ्ट हो जाएगी। वूजो उसे अपने साथ रहने का बोलता है, पर मैरी मना कर देती है और कहती है कि वो अभी सॉरी के घर शिफ्ट होगी। वूजो को मानना पड़ता है। अगले दिन वूनसोक मैरी की हाउस वार्मिंग पार्टी की तैयारी कर रहा होता है। बाकी सब लोग मैरी के लिए सामान खरीदने सुपरमार्केट जाते हैं। वही वूजो और मैरी भी होते हैं। वूजो उसके लिए ढेरों सामान उठाए घूम रहा होता है। मैरी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वूजो रूठ जाता है। मैरी उसे फिंगर हार्ट दिखाकर मनाती है। तभी वे ऑफिस के सारे लोगों को सामने देखते हैं और तुरंत छुप जाते हैं। वूजो पूछता है कि वो क्यों छुप रही है। मैरी कहती है, मुझे पहले सॉन्ग को बताना है, नहीं तो उसे बुरा लगेगा। पार्टी में सब गेम खेलते हैं। जिसने जवाब नहीं दिया उसे ड्रिंक करनी होगी। सब वूजो से पूछते हैं क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। वो हाँ कह देता है। मैरी से बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा जाता है और वो जवाब देने की बजाय ड्रिंक कर लेती है। वूजो हैरान रह जाता है। वो जो भी पूछता है मैरी ड्रिंक करके बच जाती है। गुस्से में वूजो एक तरफ खड़ा होता है। मैरी आकर माफी मांगती है। वूजो पूछता है कि उसे इस रिश्ते को स्वीकार करने में दिक्कत क्यों है। मैरी कहती है कि उसे पहले सॉन्ग को बताना है। तभी बाकी सब उन्हें घेर लेते हैं और बताते हैं कि उन्होंने दोनों को मार्केट में साथ देख लिया था। फिर वूनसोक बताता है कि उसने तो ऑफिस में भी दोनों को साथ देखा था। सब चौंक जाते हैं, फिर खुशी से दोनों को बधाई देते हैं। दूसरी ओर यंगजो जेल में जैंग हा से मिलने जाता है। जैंग हा जेसिका पर सब कुछ थोपता है, लेकिन यंगजो कहता है कि वो अब उसके झूठ पर यकीन नहीं करेगा और उसे अपनी माँ की भी याद नहीं आई। जैंग हा उससे अपील में मदद मांगता है, पर यंगजो इनकार कर देता है। इधर मेर और ली सियोंग की सारी धोखाधड़ी मीडिया के सामने आ जाती है। सैंग हायोन को इस मामले को सुलझाने के लिए बुलाया जाता है। बाद में वो एक अनाथालय जाता है जहाँ वो बड़ा हुआ था। वहाँ गेयोंग भी होती है। दोनों एक रेस्तरां में बैठकर बातें करते हैं। सैंग हायोन उसे बताता है कि कैसे बचपन में उसे चोर कहा गया था क्योंकि उसके पास कोई परिवार नहीं था। गेयोंग मुस्कुराकर कहती है कि अगर उसे मुस्कुराना नहीं आता तो वो उसे सिखा देगी। सैंग हायोन पहली बार हल्की मुस्कान देता है। उधर किम हर जॉब से रिजेक्ट होकर टूट जाता है। वो नशे में मैरी के घर के सामने पहुंचता है और खिड़की से वूजो और मैरी को साथ देख लेता है। दोनों को इतना करीब देखकर वो जलन में वहां से चला जाता है। अगली सुबह वूजो मैरी के लिए नाश्ता बनाता है और उसे ऑफिस छोड़ने जाता है। वही किम एक पोस्ट डालता है, सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें मैं वूजो को एक्सपोज करूंगा। सब मीडिया उत्साहित हो जाती है। मैरी पोस्ट देखकर घबरा जाती है और वूजो को कॉल करती है। वूजो सुनकर चौंक जाता है और तुरंत कॉन्फ्रेंस की तरफ दौड़ता है। संग ह्योन अपने केबिन में बैठा कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है। तभी उसे ली सियोंग के पिता की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि ली सियोंग ने जो फ्रॉड किया है उसमें संग ह्योन ने उसकी मदद की है, इसलिए ट्रायल में सारी गलती संग ह्योन ही अपने ऊपर ले ले और खुद जेल चला जाए। तभी वहाँ ली सियोंग आता है। वो कहता है कि उसने हमेशा संग ह्योन की मदद की है। बचपन में जब उसने रिंग वाला प्रैंक किया था उसकी गलती भी संग ह्योन ने ही ले ली थी और उसकी लाइफ भी ली सियोंग ने ही बदली है और इस बार भी वो उसकी लाइफ बदल देगा। संग ह्योन पूछता है, क्या तुमने मुझे कभी दोस्त समझा भी है? ये सुनकर ली सियोंग चौंक जाता है और कहता है, हाँ मैंने तुम्हें हमेशा दोस्त ही माना है। लेकिन संग ह्योन उसके एक्सप्रेशन से सच्चाई समझ जाता है। संग ह्योन घर पहुंचता है। वो कहता है कि उसे ली सियोंग से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं था। उसे ग्योंग की बातें भी याद आती है। उसने कहा था कि ली सियोंग गलत है, लेकिन संग ह्योन हर गलती में उसका साथ दे रहा है। अब उसे खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। संग ह्योन अपने कछुओं को देखता है और सोच में पड़ जाता है। इधर किम प्रेस कॉन्फ्रेंस में वूजो के खिलाफ बोल रहा होता है, लेकिन असल में वहाँ मीडिया बॉटे कंपनी के फ्रॉड वाले ट्रायल के लिए इकट्ठा होती है। ट्रायल खत्म होने के बाद संग ह्योन बाहर आता है। मीडिया सवाल पूछने लगती है। संग ह्योन कहता है, मैंने जो भी किया उसकी सजा मुझे मिलनी ही थी। ये कहकर वो कार में बैठ जाता है। ली सियोंग के फोन लगातार आते हैं। संग ह्योन कॉल उठाता है और कहता है कि उसने अपनी गलती मान ली है, लेकिन उसने सारा सच भी बता दिया है। अब ली सियोंग और मेयर दोनों पर इन्वेस्टिगेशन होगा। ली सियोंग कहता है कि संग ह्योन उसका फायदा उठा रहा है और उसी की वजह से आज संग ह्योन यहाँ है। संग ह्योन जवाब देता है, मैंने अपना पेमेंट चुका दिया, अब मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं। वो कॉल काट देता है। ली सियोंग डर जाता है। तभी स्टाफ एक फाइल लेकर आता है। ली सियोंग कहता है कि जो घर उसे शादी का प्राइज मिला था वो जल्दी से मैरी के नाम कर दो। स्टाफ कहता है कि अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए हैं,
ली सियोंग कहता है कि उस पर ट्रायल चलेगा। अगर घर का फ्रॉड सामने आ गया तो उसकी सजा और बढ़ जाएगी। स्टाफ हामी भरता है और फिर किम का ईमेल दिखाता है जिसमें वो बॉटे कंपनी का फ्रॉड एक्सपोज करने वाला है। ली सियोंग घबरा जाता है और किम को रोकने के लिए लोगों को भेजने कहता है। किम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार होता है, तभी कुछ लोग पहुंचते हैं। वे कहते हैं कि किम ने गलत तरीके से कॉन्फ्रेंस बुलाई है और बॉटे कंपनी का नाम खराब कर रहा है, इसलिए कंपनी किम पर 10 मिलियन का कंपनसेशन चार्ज करती है। किम शॉक्ड हो जाता है। मैरी भी वहां पहुंच जाती है। किम रोने लगता है और उसे लगता है कि मैरी ने ये सब कराया है। मैरी कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। वो कहती है कि किम को ये सब छोड़ देना चाहिए। उसने जो गलत किया उसके लिए मैरी उसे माफ कर चुकी है, लेकिन वो बदला लेने की कोशिश में वूजो को बीच में ला रहा है। मैरी कहती है कि अब उसे वूजो के साथ अच्छा लगता है, जो कभी किम के साथ नहीं लगा, और अब दोनों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। किम बात मान लेता है। संग ह्योन ग्योंग से मिलने आता है। ग्योंग कहती है कि उसने खबर देखी, क्या वो जेल जा रहा है? संग ह्योन कोई जवाब नहीं देता। वो कहता है कि उसने वूजो के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की है और जो गलती उसने की है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, फिर वो आजाद हो जाएगा। ग्योंग कहती है कि वो वूजो की नहीं, संग ह्योन की चिंता कर रही थी। संग ह्योन कहता है कि वो ग्योंग की बातें बहुत सोचता है, इसलिए वो उसे एक जिम्मेदारी देगा, लेकिन क्या जिम्मेदारी वो नहीं दिखाया जाता। अगले सीन में मैरी अपना डिवोर्स फाइनल कर देती है और बीमा भी किम को दे देती है। वो वूजो को हग करती है और कहती है, अब तुम फ्री हो। दोनों प्राइज वाले घर से भी शिफ्ट हो जाते हैं। मैरी कहती है कि इस घर में बहुत कुछ हुआ है, वो इसे मिस करेगी। दोनों बाहर निकलते हैं, तभी बॉटे कंपनी से कॉल आता है। मैरी कहती है, मेरा डिवोर्स हो गया है। स्टाफ कहता है कि वे फिर भी ये घर मैरी को दे देंगे, लेकिन मैरी इनकार कर देती है। वो वूजो से पूछती है कि संग ह्योन ने उनकी शिकायत क्यों नहीं की। वूजो कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि कंपनी में ही अभी बहुत कुछ चल रहा है। उधर ग्योंग अकेली रनिंग के लिए आई होती है। वो संग ह्योन को मिस कर रही होती है। तभी संग ह्योन आ जाता है और कहता है कि वो आखिरी बार उसके साथ रनिंग करने आया है। ग्योंग पूछती है, तुम कब वापस आओगे? संग ह्योन कोई जवाब नहीं देता और रनिंग शुरू कर देता है। ग्योंग पूछती है, तुमने मुझे जिम्मेदारी क्यों दी? संग ह्योन कहता है, क्योंकि तुम ये मेरे लिए जरूर करोगी। मैरी ऑफिस में होती है, तभी चेयरवुमन का कॉल आता है। वो उसे मिलने बुलाती है। मैरी शॉक्ड हो जाती है। सॉन्ग कहती है, अब तो जल्दी तुम्हारी शादी होगी। मैरी शर्मा जाती है। हम किम को देखते हैं, जो एक कैफे में किसी लड़की से बात कर रहा होता है। तभी उसकी बहन और उसकी माँ उसे देख लेती है। वो लड़की किम से उसके एक्सपोज कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछती है। किम कहता है कि ये सब एक गलतफहमी थी और अब वो इन सब चीजों में शामिल नहीं होना चाहता। लड़की वहां से चली जाती है। किम की माँ और बहन पूछती है, ये कौन थी? किम बताना नहीं चाहता, लेकिन वे जबरदस्ती जानने की कोशिश करती है। जब उन्हें मैरी और वूजो के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वे मैरी से जलने लगती है और उसकी शादी को बर्बाद करने का फैसला कर लेती है। उधर चेयरवुमन मैरी से मिलने के लिए तैयार हो रही थी। असिस्टेंट कहती है कि उन्होंने मैरी का फैमिली बैकग्राउंड नहीं देखा। चेयरवुमन कहती है, मैं मैरी से मिल चुकी हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। तभी किम की माँ और बहन चेयरवुमन के पास पहुंच जाती है। वे कहती है कि मैरी और किम की शादी होने वाली थी और वे मैरी को गोल्ड डिगर भी कहती है और ये भी कि उसकी फैमिली अच्छी नहीं है। चेयरवुमन ये सुनकर वूजो को कॉल करती है। वूजो उस समय मैरी के साथ होता है। उसे शक होने लगता है कि चेयरवुमन ने अचानक मिलने से मना क्यों किया। वो मैरी से झूठ बोलता है। चेयरवुमन की तबीयत खराब है, इसलिए प्लान कैंसिल हुआ। मैरी कहती है कि वो उनसे फिर कभी मिलेगी और ऑफिस चली जाती है। वूजो चेयरवुमन के पास पहुंचता है। चेयरवुमन पूछती है, क्या मैरी का पहले डिवोर्स हो चुका है? वूजो कहता है कि वो उन्हें सब बताने ही वाला था। अगले सीन में किम बहुत दुखी होता है और कहता है, मैंने मैरी को खो दिया। वही एक लड़की थी जिसके बाद से मेरी लाइफ में सक्सेस आई थी। तभी उसकी बहन फोन करके कहती है, मैंने मैरी की शादी बर्बाद कर दी। किम उस पर गुस्सा हो जाता है और मैरी को मैसेज करके सॉरी बोलता है। मैरी किम का मैसेज पढ़कर समझ जाती है कि चेयरवुमन ने उससे मिलने से मना क्यों किया। फिर मैरी वूजो को कॉल करती है। वूजो कहता है कि वो बाद में उनकी मीटिंग फिक्स करवा देगा, लेकिन वो झूठ बोल रहा होता है। मैरी भी कुछ नहीं कहती। तभी मैरी की माँ का कॉल आता है। वो मीटिंग के बारे में पूछती है। मैरी सब सच बता देती है। उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। अगले दिन मैरी की माँ सोरी को लेकर सियोल पहुंचती है और सड़क पर ही किम की माँ के बाल पकड़कर पीटना शुरू कर देती है। सोरी भी किम की बहन को बहुत मारती है। उधर वूजो और मैरी के बीच दूरी आने लगती है। एक दिन वे एक कैफे में मिलते हैं। दोनों अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं जानते। वूजो कहता है कि युंगसो ने स्पोर्ट्स का बिजनेस शुरू किया है। तभी वूजो का एक कॉल आता है। वो बाहर चला जाता है। मैरी बिल देने लगती है और तभी वो वूजो की बात सुन लेती है। वूजो चेयरवुमन से बात कर रहा होता है और कहता है, आपको एक बार और सोचना चाहिए। मैरी सोचती है कि चेयरवुमन ने वूजो को उससे मिलने से मना किया है। वो कैफे से चली जाती है।
अगले सीन में वूजो घर पर होता है। वहाँ युंगसो और उसकी आंटी भी होती है। चेयरवुमन कहती है, मैंने एक जरूरी फैसला लिया है, लेकिन क्या फैसला ये नहीं बताया जाता। मैरी अकेली पार्क में बैठी होती है। उसे वूजो का कॉल आता है। वो कहती है, मैं पार्क में हूँ। वूजो कहता है, अंधेरे में अकेली क्यों? तभी मैरी वूजो को अपने सामने देख लेती है। वूजो पूछता है, तुम कैफे से क्यों चली गई थी? मैरी कहती है, क्योंकि चेयरवुमन ने तुमसे मिलने से मना किया है ना। वूजो सब सच बता देता है। वो कहता है, चेयरवुमन ने मुझे नया सीईओ बना दिया है और उन्होंने तुम्हें भी एक्सेप्ट कर लिया है। उस दिन मैंने उन्हें सब बता दिया था कि तुमने मिस्टेक की थी, लेकिन तुम बुरी इंसान नहीं हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वूजो मैरी को एक रिंग देता है। वो घुटनों पर बैठकर कहता है, वुड यू मैरी मी? मैरी खुश होकर हाँ बोल देती है। फिर दोनों चेयरवुमन से मिलने जाते हैं। मैरी अपने पास्ट की गलती के लिए माफी मांगती है और वादा करती है कि आगे ऐसा कभी नहीं होगा। चेयरवुमन उसे माफ कर देती है। तभी युंगसो और मियोंग आते हैं। मियोंग कहती है, मैरी बिल्कुल मेरी माँ जैसी लगती है। मैरी पूछती है, तुम मेरी माँ से कब मिली? फ्लैशबैक दिखाया जाता है। चेयरवुमन ने युंगसो और मियोंग को मैरी के होम टाउन भेजा था। वे मैरी की माँ के रेस्टोरेंट में गए थे। वहाँ उन्होंने देखा था कि मैरी की माँ एक अनाथ लड़की को रोज खाना खिलाती है और वो कितनी दयालु है। मियोंग चेयरवुमन को कॉल करके कहती है, वे लोग बहुत काइंड है। वर्तमान में मियोंग कहती है कि वो युंगसो के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रही है। मैरी से कहती है कि वो उसके लिए लड़की ढूंढे। मैरी हाँ कह देती है। वो जो कहता है कि वो नया सीईओ है, इसलिए वे थोड़ा समय बाद शादी करने का प्लान कर रहे थे। चेयरवुमन भी मान जाती है। अगला सीन ग्योंग को दिखाया जाता है, जिसके पास संग ह्योन के टर्टल है। यही जिम्मेदारी संग ह्योन ने उसे दी थी। ग्योंग संग ह्योन को बहुत मिस कर रही होती है। संग ह्योन जेल में होता है। ग्योंग उसे लेटर भेजती है, टर्टल की फोटो, अपनी लाइफ की बातें और ये भी कि वो उसका इंतजार कर रही है। 1 साल बाद आज वूजो और मैरी की शादी होती है। सोरी की वजह से मैरी की माँ की दुकान सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी होती है और उनका बिजनेस खूब बढ़ रहा होता है। मियोंग पूछती है, क्या युंगसो और सोरी डेट करेंगे? क्योंकि युंगसो का बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है। सोरी मुस्कुराने लगती है। ग्योंग भी शादी में आई होती है। उसे संग ह्योन का कॉल आता है और संग ह्योन भी शादी में आ चुका होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों को थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगता है। युंगसो शादी होस्ट कर रहा होता है। वूजो और मैरी शादी के कपड़ों में बहुत सुंदर लगते हैं। सब लोग खुश होते हैं और उनकी शादी के साथ ही ड्रामा समाप्त हो जाता है।